नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका वज्र बैच की जो मेंस क्लासेस हैं। दोस्तों, हमने कई सारे टॉपिक आज तक कवर किए हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको ये टॉपिक से अपनी तैयारी में फ़ायदा मिल रहा होगा। आप अपनी तैयारी में कदम दर कदम आगे बढ़ रहे होंगे। दोस्तों, उसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए आज की जो कक्षा रहेगी उसमें हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं सोशल जस्टिस का एजुकेशन एजुकेशन और इससे रिलेटेड इशू। दोस्तों, एजुकेशन क्या होता है, शिक्षा क्या होती है, शिक्षा से संबंधित भारत में क्या चुनौतियां हैं, वर्तमान में स्थिति क्या है शिक्षा की, और उससे संबंधित विभिन्न मुद्दे क्या हैं जिन पे यूपीएससी मेंस में सवाल बन सकता है। दोस्तों, हमारा जो ये वज्र बैच है उसका मुख्य उद्देश्य ये है कि आपको मुख्य परीक्षा यूपीएससी के लिए, यूपीएससी सिविल सर्विसेज के लिए आपको तैयार करना। दोस्तों, यहाँ पे मोस्टली हम जो बच्चे इस कंफ्यूजन में हों कि सर बेसिक नहीं बताते हैं, बच्चों ये उनके लिए है जिन्होंने फाउंडेशन चीज़ें कर रखी हैं, जिनका बेसिक पहले से क्लियर है, चीज़ें उनकी फाउंडेशन बेस से थोड़ा वो ऊपर हैं। मतलब मेंस को लेकर के आपको क्लैरिटी देना, कैसे आप जो पॉइंट्स जनरेट करेंगे, ब्रेन स्टॉर्मिंग आप कैसे करेंगे, और साथ ही साथ जो वैल्यू एडिशन है वो आपको कैसे करना है, वो हमारा मुख्य उद्देश्य है इस बैच को लेकर के। तो दोस्तों, उसी कड़ी में आज हम फिर आपके सामने हाजिर हुए हैं। इसी परीक्षा के तहत जो सोशल जस्टिस आपका चल रहा था उसमें हमारी क्लास आज है शिक्षा की। दोस्तों, अगर मैं शुरुआत इस बात से करूं कि शिक्षा है क्या, या शिक्षा के बारे में ऐसी कोई चीज़ जो आप बेहतर तरीके से अपने एग्जाम में रिप्रेजेंट कर सकें या बता सकें कि हम शिक्षा के बारे में जो है बात कर रहे हैं। तो दोस्तों, आप यहाँ पे कोट से शुरुआत कर सकते हैं। आप एक कोटेशन दे सकते हैं, शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो पिएगा वही दहाड़ेगा। कमेंट बॉक्स में बताइए कि ये जो है किस महापुरुष ने कहा है। शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पिएगा वही दहाड़ेगा। तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि किसने ये कहा है, किस महापुरुष का ये कथन है शिक्षा के बारे में। शिक्षा के बारे में ये जो कथन है, शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो पिएगा वही दहाड़ेगा। शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो पिएगा वही दहाड़ेगा। ये जो है किसने कहा है, ये आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताएंगे, और लास्ट में जब हम क्लास को ख़त्म कर रहे होंगे तब जो है इसका नाम बताएंगे किस महापुरुष ने कहा है। दोस्तों, अगर मैं शिक्षा के बेसिक की बात करूं तो देखिए, शिक्षा के बारे में हालांकि विश्व में अलग अलग चर्चाएं हैं, लेकिन हम यहाँ से समझ सकते हैं कि शिक्षा भारत में गुरुकुल प्रणाली से शुरू होती है। एक व्यक्ति अपने पास जो ज्ञान है उसे अगली पीढ़ी तक कैसे ट्रांसफर करे, और जिससे अगली पीढ़ी उस ज्ञान के माध्यम से अपने जीवन की सुलभता या अपने जीवन में सुलभता जो है ले आए। ये शिक्षा का मुख्य उद्देश्य रहता है। तो भारत में आप जो है वेदों में, शास्त्रों में ये चीज़ देखेंगे कि भारत में गुरुकुल प्रणाली के तहत ये जो है शिक्षा दी जाती थी। दोस्तों, अगर मैं गुरुकुल प्रणाली की बात करूं तो यहाँ पर जो शिक्षा थी वो श्रुतिधर के माध्यम से होती थी। श्रुतिधर, श्रुतिधर से मेरा मतलब ये हुआ कि सुन करके चीज़ों को याद रखना। इसीलिए आप देखेंगे जो हमारे वेद हैं वो गायन अवस्था में हैं, मतलब गा करके इस तरीके से फोन मतलब शब्द जो है चुने जाते थे कि गायन अवस्था में लयबद्ध तरीके से वो जो है याद रह जाएं। तो सुन करके याद रखना, क्योंकि तब तक कागज का आविष्कार जो है नहीं हुआ था, और कागज का जब आविष्कार नहीं हुआ तो ये जो है गुरुकुल प्रणाली के तहत एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी से तीसरी पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी से अगली पीढ़ियों में स्थानांतरण होती रही। लेकिन काल बदला, परिस्थितियां बदली। अगर हम वर्तमान समय की बात करें तो जब अंग्रेजों को, क्योंकि अंग्रेजों की जनसंख्या कम थी, अंग्रेजों की जब जनसंख्या कम थी तो उन्होंने यहाँ पर नौकरशाही डेवलप की, यानी कि
निम्न जो काम थे या कर्मचारी से संबंधित काम थे उनको कराने के लिए उन्होंने भारतीयों की सहायता ली। और भारतीयों की जब सहायता ली तो उन्होंने मैकाले के थ्रू ये 1832-33 में ये जो है व्यवस्था शुरू की जाती है कि किस तरीके से हमें ऐसे भारतीय चाहिए जो मतलब ऐसा हम क्या करें या ऐसा कैसी शिक्षा प्रणाली दें कि सोचने से और रंग से तो वो जो है अंग्रेज हों, सॉरी सोचने से जो है अंग्रेज हों और रंग से जो है भारतीय हों और निम्न स्तर के हों, मतलब निम्न स्तर के कामों के लिए वो हों कर्मचारी, क्योंकि इतनी जनसंख्या ब्रिटिशर्स की नहीं है। जैसे ही धीरे धीरे ब्रिटिशर्स ने, क्योंकि आप देख रहे हो 1833 में ही जो है भारत का गवर्नर जनरल जो है बन गया था। तो भारत का गवर्नर जनरल बन जाने के बाद संपूर्ण भारत पे उसका कब्जा हो गया, तो उसके लिए कर्मचारियों की आवश्यकता थी। तो कर्मचारियों की भर्ती के लिए उन्होंने ये वाली पद्धति जो है लेकर के आए, जो आधुनिक शिक्षा की हम नींव कह सकते हैं, जिसमें आप देखिए 3 साल की 4 साल की बीटेक हो गई या फिर मतलब इंजीनियरिंग वगैरह वगैरह कामों को करने के लिए एक एजुकेशन की ट्रेनिंग दी, मतलब एक आप कह सकते हैं इंजीनियरिंग की विभिन्न विभिन्न विभागों की जो ट्रेनिंग दी गई और ट्रेनिंग के तहत जब वो सीख जाते थे तो फिर उनसे काम कराया जाता था। और पुराना भारत का जो पारंपरिक ट्रेडिशनल चीज़ें थी, ट्रेडिशनल जो शिक्षा थी उसमें कुछ कमियां भी थी, ऐसा नहीं है, वो बहुत अच्छी थी। तो उसको जो है अंग्रेजों ने रिप्लेस करके इस तरीके से चीज़ें जो है शुरू की। मैंने थोड़ा सा बेसिक आपको शिक्षा का बता दिया है। अब हम आगे चलते हैं। तो देश की आज़ादी के बाद चीज़ें जो है बदली और चीज़ें बदलने से संबंधित फिर जैसी भारत को अपने लिए सुविधाजनक लगी वैसी शिक्षा भारत ने रखी। और वो शिक्षा जो आजकल मतलब आज जो हम शिक्षित होते हैं, जैसे कि एल के जी यू के जी 3 साल का वो हो गया, 3 वर्ष से लेकर के, फिर 1 क्लास से लेकर के 5th क्लास तक, फिर 6 क्लास से लेकर के 8th क्लास तक, फिर 9th 10th, फिर 11th 12th, ये इस तरीके से शिक्षा। और उसके बाद 3 या 4 साल की ग्रेजुएशन जो है उच्च शिक्षा, फिर उच्चतर शिक्षा, ये सारी चीज़ें जो है सरकार ने शुरू की। तो दोस्तों उसी कड़ी में अब हम जो चर्चा करने वाले हैं वो चर्चा करने वाले हैं कि यूपीएससी मुख्य परीक्षा में किस तरीके से सवाल फ्रेम होगा। अब दोस्तों सवाल फ्रेम की जब हम बात करेंगे तो मैंने आपको बताया कि देखिए सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि हमको जब भी सवाल पूछा जाएगा तो हमको जो लिखना है वो इंट्रो, बॉडी और कंक्लूजन के रूप में लिखना है, जिसमें 150 शब्द 10 मार्क्स के लिए और 250 शब्द आपके 15 मार्क्स के लिए रहते। सवालों की संख्या यहाँ पे भी 10 है और यहाँ पे भी 10 है अब तक के पैटर्न के अनुसार, क्योंकि यूपीएससी है, इसका एक नाम अनप्रेडिक्टेबल सर्विस कमीशन भी है, तो कुछ भी हो सकता है। अब तक के पैटर्न के अनुसार ये स्थिति है। तो 10 क्वेश्चन इसके होते हैं। इस तरीके से 250 मार्क्स का टोटल पेपर जो है होता है। तो हम जिसकी बात कर रहे हैं वो जीएस पेपर 2 का जो है सब टॉपिक है, मतलब टॉपिक है ये आपका, मतलब सब्जेक्ट है आपकी सोशल जस्टिस, और सोशल जस्टिस में सब टॉपिक है आपका एजुकेशन। ठीक है दोस्तों, तो हमारी जो अप्रोच रहेगी वो इंट्रो, बॉडी, कंक्लूजन को ध्यान में रखते हुए जो एग्जाम ओरिएंटेड क्लास है उससे संबंधित हो। ठीक है, इंट्रो, बॉडी, कंक्लूजन को ध्यान में रखते हुए हमारी क्लास होगी। अब दोस्तों इंट्रो, बॉडी और कंक्लूजन में मुख्य चीजें क्या होती हैं। जब कभी किसी भी सवाल में आपसे मतलब कोई क्वेश्चन होता है तो सबसे पहले आप उसकी बेसिक बात बताते हैं। आप किसी कोड से शुरू कर सकते हैं, आप किसी डाटा से शुरू कर सकते हैं, आपके पास बेसिक उसकी डेफिनेशन है, आप उससे शुरू कर सकते हैं। यानी कि मेरा कहने का मतलब है पहले तो आपको या ये पता होना चाहिए टॉपिक के बारे में कि टॉपिक क्या है, उसका क्या आप इंट्रोडक्शन दे रहे हैं। ठीक है दोस्तों, अगला, जब कोई मुद्दा आप डिस्कस करने वाले हैं तो उस मुद्दे में सबसे पहले आप देखिए कि क्या जो भी प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है यूपीएससी में, जो भी प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है उस प्रश्न का पॉजिटिव एस्पेक्ट क्या है। ठीक है, मुख्य परीक्षा में पॉजिटिव एस्पेक्ट पे आप चर्चा करेंगे पहले कि ये इसकी मुख्य बातें हैं और यहाँ यहाँ पॉजिटिव है। ठीक है, उसके बाद
एक नेगेटिव पॉइंट्स यानी नकारात्मक शब्दों पे जो है, नकारात्मक जो पॉइंट्स होंगे उन पे आप ध्यान केंद्रित करेंगे कि यहाँ यहाँ कमियां हैं, ये इसकी अच्छी बातें हैं, ये इसकी कमियां हैं। फाइनली आप उसके बाद वे फॉरवर्ड लेते हुए एक कंक्लूजन पर पहुंचेंगे कि ये साहब इसका फाइनल निर्णय है, कुछ चीजों को सहूलियत दिखाते हुए और नेगेटिव की सुझाव देते हुए आप जो अपने उत्तर तक पहुंचेंगे। ये आपका जो उद्देश्य रहना चाहिए। मैंने ये बातें पहले भी बताई हैं, आज मैं क्योंकि आपको फिर से चीजें बता रहा हूं ताकि जिनको कन्फ्यूजन हो, कोई भी तरीके की समस्या जिनको आ रही हो, वो जो है चीजों को अपने हिसाब से, अपनी सहूलियत के हिसाब से समझ लें। तो ये हमारा मुख्य एजेंडा रहेगा, जिससे हम एग्जाम में आने वाली जो मतलब क्वेश्चंस हैं, जो हमें आने वाली समस्याएं हैं, उनको सुलझाते हुए एग्जाम से संबंधित जो अप्रोच है या जो डिमांड है एग्जाम की, उसे हम रखेंगे। और यह हमारी जो है अप्रोच रहनी चाहिए कि किस तरीके से हम इसे टैकल करें। अब दोस्तों, इतनी चीजों को समझाने का मेरा मतलब सिर्फ इतना है कि आप जो है, जैसे वो होता है इस तरीके से घोड़े के जो लगा होता है, जो आगे आगे दिखाई देता है, तो आप सड़क का सांड ना बने, सिर्फ सामने सामने दिखाई दे हमको। क्योंकि है क्या, अगर आप मार्केट में देखेंगे तो इतना कंटेंट भरा पड़ा है जिसका कोई जवाब नहीं। और समस्या कंटेंट में नहीं है, समस्या है बहुत सारे कंटेंट में। एक पढ़ेंगे उसमें कुछ कमी लगेगी, परफेक्शन की ओर जो जाना है वो समस्या है। देखिए, आप कितना भी तैयार कर लीजिए, फिर भी 4-6 सवाल आपके सामने ऐसे आएंगे कि जो आपसे टैकल नहीं होंगे। वहां आपको बस इतना करके जाना है कि जी यहां से मेरे को बस इतना हो जाए कि मेरे को बिल्कुल फ्लॉप ना हो जाऊं, मेरे को 1, 2, 4, 6 मार्क्स जो है, जो बाकी सबको मिल रहे हैं उससे थोड़ा बहुत 19-20 कम, लेकिन मेरे को मिल जाए। लेकिन 10 सवाल जो आपको आ रहे हैं, 4-6-10 सवाल जो आपको आ रहे हैं अच्छे से, उनमें आप जो इतना बेटर करें कि सामने वाले से आप 1 या 2 नंबर एक्स्ट्रा लेने का प्रयास करें। यही इस परीक्षा की मुख्य जो है विशेषता है। परफेक्शन की ओर ना जाएं दोस्तों, बस जो आपको आता है उसको बेहतर तरीके से करें। जो आपको नहीं आता है, क्योंकि ऐसा होगा एग्जाम में, सारे सवाल आपको नहीं आएंगे, जो नहीं आता है उसको बस इतना कर लो कि यार इसके बारे में ये चीज मुझे पता है और इतना मैंने लिख दिया, कुछ डाटा पता है, कुछ ये चीज पता है, बस उससे काम चला के हाथ जोड़ के आगे निकल जाओ। ये आपका मुख्य उद्देश्य रहना चाहिए। बाकी आप अपनी मर्जी के मालिक हैं, क्योंकि आप जो है मुख्य परीक्षा दे रहे हैं, यूपीएससी प्रीलिम्स आपने पास किया है, क्योंकि जब भी आप मुख्य परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या आप क्षमता रखते हैं, इतने पढ़े लिखे हैं, ग्रेजुएट हैं आप सभी, तो आप अपने भविष्य की चिंता खुद कर सकते हैं। एकदम जिसे हम कह सकते हैं कि जिंदा दिमाग जो बन के आप हैं, मैं आपको समझता हूं कि आप जिंदा दिमाग हैं, तो ये अति आवश्यक है। बाकी आप अपने जीवन के निर्णय अपने अनुसार लें। तो दोस्तों, मैंने आपको बेसिक बेसिक चीज़ें जो है वो बता दी हैं, हालांकि इसको बताने का मेरा कोई वो नहीं था, लेकिन फिर भी चीज़ें जो है थोड़ा सा ठीक लगता है। अब दोस्तों, हम वास्तविक टॉपिक की तरफ चलते हैं, जो अपनी अप्रोच है एग्जाम ओरिएंटेड, और कैसे कैसे क्या चीज़ें टैकल करनी है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं शिक्षा में, कि मैंने आपको कई तरीके बताए हैं। सिलेबस अप्रोच थी, यहाँ पे अफोर्डेबिलिटी, अवेलेबिलिटी और एक्सेसिबिलिटी यदि आप लगाएंगे, ट्रिपल ए का जो सिद्धांत आप लगाएंगे, 3A के बेस पे यदि आप चलेंगे दोस्तों, तो मेरा ऐसा मानना है कि आपको जो है जल्दी सहूलियत मिलेगी। बाकी आपका मानना हो सकता है जो भी हो, लेकिन मेरा मानना ये है कि अगर आप अफोर्डेबल चीज़ों पे सोचेंगे, यानी कि जब आप सोच रहे हैं तो सोचने का तरीका आपका होना चाहिए कि अगर हम शिक्षा के मुद्दे पे चर्चा करना चाहते हैं, शिक्षा पे कोई भी बात अगर हम करना चाहते हैं, तो हम ये सोचें कि ये अफोर्डेबल है क्या। फिर दूसरा मैंने बताया क्या अवेलेबल है क्या, यानी कि उपलब्ध है क्या। तीसरा एक्सेसिबल है क्या, पहुंच है क्या, वहां तक रीच है क्या लोगों की, जो उसके लोगों से मेरा मतलब है कि जो शिक्षा को लेना चाहते हैं। तो इस तरीके से जब आप सोचेंगे तो आपको पॉइंट्स जो है जल्दी याद आने लगेंगे। तो और जब आप पॉइंट्स जल्दी आने लगेंगे तो आप क्विक रिएक्ट करना सीखेंगे, इसकी आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे, तो एग्जाम में आपको जो 3 घंटे का समय मिलने वाला है, उसमें आपको 20 क्वेश्चन लगभग
यहाँ से मैंने बताया था 10 मार्कर, सॉरी 150 मार्कर के 150 शब्द अगर मैं बोलूँ तो 1500 शब्द ये हो जाएंगे, और 250 शब्द, सॉरी 2500 शब्द ये हो जाएंगे। लगभग लगभग 4000 शब्द आपको लिखने ही लिखने हैं, जिसका आपको स्पेस मिलेगा 3 घंटे में। उसमें दोस्तों आपको अपनी स्ट्रेटजी भी लगानी है, सोचना भी है, उसी में आपको सब कुछ करना है। तो मेरे हिसाब से आपको बहुत प्रैक्टिस की आवश्यकता है। करते रहें दोस्तों, प्रैक्टिस अति आवश्यक है ये आपकी सफलता के लिए। तो एफोर्डेबल की जब हम बात करें तो देखिए, सरकारी स्कूल, अगर हम सरकारी विद्यालयों की बात करें, अगर हम सरकारी विद्यालयों की बात करें तो उनमें अगर हम सरकारी विद्यालयों की बात करें दोस्तों, तो उनमें जो है 4.1% मतलब खर्च होता है। 4.1 से, इसको थोड़ा अपडेट कर लो, 4.1 से 4.6% तक का खर्च होता है। और अनुशंसित जो खर्च है, हमने जो डिसाइड किया कि भैया इतना खर्च हम जो करेंगे, वो 6% है, लेकिन कितना हो पा रहा है? 4.1% से लेकर के 4.6% खर्च हो पा रहा है। दूसरा, अगर हम बात करें तो देखिए, महंगे जो स्कूल हैं, जो सरकारी स्कूल हैं, वो उन पे तो, अगर मैं यहाँ पे एक बात क्रिटिसाइज करने के लिए कहूँ, ये एग्जाम के लिए नहीं है। देखिए, जब बच्चा निजी स्कूल में पढ़ता है तो माँ बाप जो है उसके खर्चे से गरीब हो जाते हैं, और सरकारी स्कूल में जब बच्चा पढ़ता है तो बच्चा गरीब रह जाता है, क्योंकि वो स्किल्स, वो चीज़ें जो चाहिए शिक्षा के लिए, जो आधुनिक शिक्षा में compete करने के लिए, वो शायद उन विद्यालयों में वो उस तरीके से गुणवत्तापूर्ण नहीं है जिस तरीके से होने चाहिए। तो मेरा ऐसा कहना है, मतलब मेरा ऐसा व्यक्तिगत तौर पे मानना है, ये एग्जाम के लिए नहीं है, कि सरकारी स्कूलों में जब बच्चा पढ़ता है तो वो गरीब हो जाता है, क्योंकि उसको वो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नहीं मिलती। और अगर प्राइवेट स्कूल में पढ़ता है तो उसके माँ बाप गरीब हो जाते हैं, क्योंकि वो उस शिक्षा को अफोर्ड नहीं कर पाते। सारे माँ बापों की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, सभी बच्चों की भी बात नहीं कर रहा हूँ मैं, कुछ प्रतिशत की बात कर रहा हूँ। तो देखिए, महंगे जो निजी स्कूल हैं उनमें क्या है, फीस, यूनिफॉर्म, किताबें, परिवहन, इन सब की जो समस्या है वो बहुत ज्यादा है। गरीब एवं निम्न मध्यम वर्ग के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की चुनौती जो है होती है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि देखिए, बच्चे जो होते हैं वो 44%, 44% जो बच्चे हैं दोस्तों, वो भारत में कुल ड्रॉप आउट रेट है। मतलब भारत में जो 44% बच्चे हैं, वो जो है अपना विद्यालय छोड़ देते हैं, जिसमें कई सारे कारण जिम्मेदार हैं। उनमें से एक महंगे विद्यालय भी हैं। ठीक है, तो ये अपने आप में सोचने की बात है, या उनकी स्थिति का गरीब होना, ये भी एक जो है बात है। दूसरा, हम अवेलेबिलिटी की बात करते हैं दोस्तों। अवसंरचना में हमें क्या क्या चीजें जो है मिलनी चाहिए। कई विद्यालय ऐसे हैं जिनमें बुनियादी सुविधाएं भी नहीं हैं। अब बुनियादी सुविधाएं होती क्या क्या हैं, ये एक बात जानने की है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो सबसे बेसिक नीड है, क्या स्वच्छ जल अवेलेबल है, सबसे पहली बात। दूसरे पे, क्या विद्युत अवेलेबल है, क्योंकि गर्मियों में पंखा जो अति आवश्यक है, या फिर लाइट जो अति आवश्यक है। तो ये दो चीजें जो अति आवश्यक है, यानी कि सबसे पहले मैं बात करूंगा, क्या विद्यालय में स्वच्छ जल अवेलेबल है। दूसरा, क्या विद्यालय में विद्युत अवेलेबल है, बिजली अवेलेबल है। तीसरा, क्या विद्यालय में शौच सुविधाएं अवेलेबल हैं। तीसरा, क्या विद्यालय में जो दिव्यांग बच्चे हैं उनके लिए शौचालय या शौच सुविधाएं अवेलेबल हैं। तो ये अपने आप में सबसे बेसिक नीड है किसी भी विद्यालय के लिए। साथ ही साथ जो अवसंरचना की, यदि मैं अवसंरचना के स्तर पर बात करूं, तो विद्यालयों की बिल्डिंग्स जो है, कई जगह ऐसी घटनाएं हैं कि छत जो है गिर गई, उससे बच्चे जो है मृत्यु हो गई। इस तरीके की घटनाएं जो है देखने को मिलती हैं। तो यहाँ पे मेरा यही कहना है कि कुल 14,71,000 विद्यालय जो हैं भारत में, मतलब अगर मैं कुल विद्यालयों की बात करूं तो 14,71,000 विद्यालय जो है भारत में हैं। अब इसमें से अगर मैं आपसे कहूं, हाँ ये लिखा है, शौचालय
जो है ऐसे विद्यालय हैं कुछ जिनमें शौचालय की सुविधा नहीं है, और ऐसे कुछ विद्यालय हैं जिनमें विद्युत की जो है सुविधा नहीं है, और ऐसे कुछ विद्यालय हैं जिनमें दोस्तों किसकी सुविधा नहीं है, पेयजल की। मैंने बताया आपको विद्युत की सुविधा नहीं है, पेयजल की सुविधा नहीं है, और साथ ही साथ जो है शौचालय की सुविधा नहीं है। अब आप देखिए कि भारत में 60,000 विद्यालय ऐसे हैं जिनमें शौचालय की सुविधा नहीं है। भारत में 60,000 विद्यालय ऐसे हैं जिनमें शौचालय की सुविधा नहीं है। 60,000 विद्यालय ऐसे हैं जिनमें शौचालय की सुविधा नहीं है। 67,000 विद्यालय भारत में ऐसे हैं, 67,000 विद्यालय भारत में ऐसे हैं जिनमें विद्युत की सुविधा अवेलेबल नहीं है। देखिए कितनी भयावह जो है स्थिति है कि हमारे इस आज़ाद देश में 70 साल आज़ादी को जो है हो चुके हैं, और आज भी जो है हम मतलब 60,000 विद्यालय ऐसे हैं जिनमें पेयजल की सुविधा ना हो, ठीक है। और आपके 67,000 विद्यालय ऐसे हैं जिनमें, एक मिनट, 67,000 विद्यालय ऐसे हैं जिनमें जो है 67,000 विद्यालय ऐसे हैं जिनमें शौचालय की सुविधा नहीं है। हाँ सॉरी, शौचालय की सुविधा, 60,000 विद्यालय ऐसे हैं भारत में, सॉरी, जिनमें पेयजल की सुविधा नहीं है। एक मिनट में इसे करेक्ट कर दूं, 60,000 विद्यालय ऐसे हैं जिनमें पेयजल स्वच्छ जल की जो है सुविधा नहीं है। 67,000 विद्यालय ऐसे जिनमें शौचालय नहीं है। और देखिए आपके जिनमें विद्युत नहीं है, बिजली की सुविधा जो है जिनमें नहीं है, वो 1,51,000, या आप सीधे से 1.5 लाख विद्यालय कर लीजिए। 1.5 लाख विद्यालय ऐसे हैं जिनमें विद्युत की सुविधा जो उपलब्ध नहीं है। आप सोच के देखिए कि 14 लाख विद्यालयों में से 60,000 विद्यालय जहां पेयजल की, स्वच्छ पेयजल उपलब्ध नहीं है। 67,000 विद्यालय ऐसे हैं जहां पर क्या नहीं है, शौचालय की सुविधा नहीं है। आपकी विद्युत की सुविधा न होने वाले जो वो हैं, आपके विद्युत की सुविधा न होने वाले कितने हैं, 1.5 लाख विद्यालय हैं। तो ये अपने आप में जो है बहुत ज़्यादा भयावह स्थिति है। सोचने की बात है कि जो है हम आज़ादी के 70 साल बाद भी यहाँ पे हैं। देखिए अगर मैं भौगोलिक विषमता की बात करूं, एक्सेसिबिलिटी की बात करूं, लोगों की पहुंच नहीं है, तो ग्रामीण दूर दराज पहाड़ी क्षेत्रों में विद्यालयों की कमी है। अगर मैं कहूं तो लड़कियां जो है 55% लड़कियां, 55% बच्चियां जो है इस वजह से ड्रॉप आउट कर देती हैं। 55% लड़कियों का ड्रॉप आउट का कारण है ये, ठीक है। 55% लड़कियों का ड्रॉप आउट है दोस्तों ये, ठीक है। आगे संवेदनशील जो अनुसूचित मतलब आप ये कहिए कि जो दिव्यांग है, अनुसूचित जाति है, अनुसूचित जनजाति है, ये सारे जो लोग हैं, इनके लिए भी कहीं कहीं ऐसी सुविधाएं हैं कि जो नहीं, मतलब उपलब्ध नहीं है। अगर मैं आपसे कहूं कि हमारे इस देश में आज़ादी के 70 साल बाद भी विद्यालयों में, आज़ादी के 70 साल बाद भी दिव्यांगों के लिए 67%, भारत में 67% विद्यालय ऐसे हैं दोस्तों, 67% विद्यालय ऐसे हैं जिन विद्यालयों में दिव्यांग बच्चों के लिए, दिव्यांगों के लिए क्या नहीं है, दिव्यांग बच्चों के लिए जो है शौचालय नहीं है। दिव्यांग बच्चों के लिए शौचालय नहीं है। दिव्यांग बच्चों के लिए शौचालय नहीं है। अब आप देखिए, हालांकि मैं आपको सिर्फ, ऐसा नहीं है मैं अपने देश की स्थिति से अवगत आपको करा रहा हूं, लेकिन आप इसी डाटा को पलट के भी लिख सकते हैं। अगर आपको दिखाना है तो आप दिखा सकते हैं कि 33% विद्यालयों में तो है। अरे भाई आप कह सकते हैं 33% विद्यालयों में है, ठीक है। आप कहेंगे 55% लड़कियों का ड्रॉप आउट है, लेकिन 45% लड़कियां जो है पढ़ती हैं, आगे तक लेती हैं। ऐसे ही मतलब एक, अगर आप आपने वो देखी होगी मिर्जापुर सीरीज, वहां जो माधुरी है वो मुन्ना भैया को बताती है कि भाई तुमने तुलना ऐसे क्यों की। तो वही तरीके से मैं आपको खेलना बता रहा हूँ, क्योंकि आपको एग्जाम पास करना है, तभी तो आप इन चीज़ों को बदल सकते हैं, तभी तो आप देश में परिवर्तन ला सकते हैं। तो पहले तो परिवर्तन लाइए। तो आप जैसे आपको पॉजिटिव कुछ भी दिखाना है तो उसको आप बस थोड़ा सा
मोल्ड कर दीजिए। जैसे 6% हमारे यहाँ पे व्यय है, तो आप इसको ये दिखाइए कि भारत हमने इतना अचीव कर लिया है। ठीक, तो इस तरीके से आप जो खेलें। सरकारी स्कूलों केवल 1/3 दिव्यांग अनुकूल शौचालय हैं, ये देखिए, इस ये वाली बात यहाँ पे है। 1/3 33%, 33.1% है वैसे ये। आप ये ध्यान रखेंगे। आगे गुणवत्ता की यदि मैं बात करूं, शिक्षक छात्र अनुपात है 24:1, जो अपने आप में एक प्रश्न चिन्ह खड़े करता है। शिक्षक सुसज्जित विद्यालयों का अभाव है, जो ड्रॉप आउट दर में वृद्धि हुई है, ये मैंने अभी आपको बताया। असर की रिपोर्ट कहती है, देखिए ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आप अगर इसे दिमाग में लें तो हमारे यहाँ समस्या क्या है कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नहीं है, टीचर्स जो है पहुंचते नहीं हैं। मतलब अगर मैं आपको कहूं कि सरकारी विद्यालय में हर कोई पढ़ाना चाहता है, लेकिन सरकारी विद्यालयों में पढ़ना कोई नहीं चाहता। नौकरी सब सरकारी विद्यालय में करना चाहते हैं। आप देखिए कि हर बार आंदोलन होता है कि इसकी जगह नहीं आ रही, ये नहीं आ रही, ये नहीं। हालांकि बहुत वैकेंसी, 10 लाख से ऊपर वैकेंसी जो है बची हुई है टीचरों की, अभी हम डाटा पे बात करेंगे। लेकिन बात यही है कि सरकारी विद्यालयों में सैलरी अच्छी है और घर के पास नौकरी है, तो पढ़ाना सब चाहते हैं, लेकिन अपने बच्चे को पढ़ने कोई नहीं भेजना चाहता सरकारी विद्यालय में। कारण गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, क्योंकि नौकरी मिल रही है, नौकरी करनी है, उसका पैसा लेना है, काम नहीं करना है। तो मैं क्रिटिसाइज कर रहा हूँ और ये स्थिति में देख पा रहा हूँ, इसलिए क्रिटिसाइज कर रहा हूँ, और मेरा मन है ये क्रिटिसाइज करने का, मैं इसलिए कर रहा हूँ। मैं इस देश का नागरिक हूँ और ये मेरा अधिकार बनता है। अब आप देखिए, असर की रिपोर्ट कहती है 2024 में कि कक्षा 3 के प्रत्येक 4 में से 3, 75% छात्र 2 का भी पाठ नहीं पढ़ पाते। अब देखिए ना, एक बच्चा है, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, वो हर काम को जो है उछल कूद ये वो सब करते हैं, लेकिन विद्यालय, अपना जो स्कूल है, जो जाना होता है, तब वो रोते हैं, बड़ी मुश्किल से जाते हैं। लेकिन धीरे धीरे आदत तो लगी जाती है। आप सोच के देखिए कि छोटा सा बच्चा जब वो LKG UKG में होता है, क्लास 1 में होता है, आप सोच के देखिए उसकी पीठ पे जो बैग है कितना भारी हो जाता है। क्या हम बच्चे से बचपन नहीं छीन रहे? क्या हम शिक्षा के उस स्तर को प्राप्त कर पा रहे हैं जो हमें करना चाहिए? यहाँ पे स्थिति आप देखिए, असर की रिपोर्ट क्या कहती है कि 75% छात्र जो है कक्षा 2 का भी पाठ नहीं पढ़ पाते, कक्षा 2 की भी उनको नॉलेज नहीं है, जबकि वो क्लास 3 में है। और यही कारण है कि जब शिक्षा इंटरेस्टेड नहीं होती तो कुछ छात्र जो है शिक्षा को छोड़ देते हैं, क्योंकि शिक्षा आजकल डिग्री लेकर के केवल खुद को दिखाना, रिप्रेजेंट करना कि मेरे पास डिग्री है, बस इतना ही। मतलब कुछ छात्रों में ऐसा है, कुछ लोग शिक्षा को तवज्जो भी देते हैं। आगे ये आप खुद से देख लेना, मैं वैसे पढ़ देता हूँ। शिक्षा का अधिकार RTI अधिनियम को कमजोर क्रियान्वयन, ये भी जो है चीजें हैं। मानकों का पालन नहीं, शिकायत निवारण तंत्र कमजोर, केंद्र राज्य समन्वय की कमी है। भाई सेंटर की पॉलिसी कुछ और कहती है, राज्य की पॉलिसी कुछ और कहती है, तो वो चीजें दिक्कत करती हैं। डिजिटल अवसंरचना का अभाव है, लगभग 50% स्कूलों में ही इंटरनेट उपलब्ध है। 50% स्कूल ही भारत में ऐसे हैं जिनमें इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध है। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, हालांकि यदि मैं बात करूं इसकी, आगे रटने पर आधारित शिक्षा, जिज्ञासा, नवाचार, ये सीमित है भारत में। व्यवसायिक शिक्षा प्रशिक्षण पर कम ध्यान है, 2% ही व्यवसायिक शिक्षा पे बात की जाती है। कौशल विकास और रोजगार परक शिक्षा का अभाव है। शिक्षा में निवेश, भविष्य में निवेश, ये आप, मैंने एक अच्छा सा निष्कर्ष भी डाला है। शिक्षा प्रणाली की चुनौतियों से निपटने के लिए समुचित निवेश, अवसंरचना सुदृढ़ीकरण, शिक्षक सशक्तिकरण, डिजिटल सुविधाओं का विस्तार और समावेशी नीतियों का प्रभावी क्रियान्वयन आवश्यक है। देखिए, जब समझ में कुछ नहीं आए तो भारी भारी शब्द आप जो, भारी भारी शब्द आप जो फेंक दीजिए। अब ऐसा नहीं है कि आप जो है इस तरीके का मैनिपुलेशन करें, पर फिर भी ये थोड़े अच्छे शब्द हैं, आप इनका जो है इस्तेमाल करना सीखें। आप देखिए यहाँ पे ये कह सकते हैं कि डिजिटल अवसंरचना में इंटरनेट जो है दोस्तों, वो 22% से 2019-20 का ये डाटा है। 2019-20 में 22% विद्यालयों में इंटरनेट था, जो कि 2023-24 में बढ़कर के 23-24 में बढ़कर के दोस्तों कितना हो गया है, 54% विद्यालयों में जो है हो गया है। यानी भारत में ये 54 है,
54% विद्यालयों में जो क्या हो गया है, इंटरनेट की सुविधा जो हो गई है। तो ये हमारी डिजिटल अवसंरचना को बताता है, हमारी सीरियसनेस को बताता है, तो आप ध्यान रखें। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, शिक्षा प्रणाली के लिए हमने क्या किया विद्यालय स्तरों पर, कि हमने कुछ समितियां बनाई थी, और उन समितियों की रिपोर्ट के बेस पर कि भाई क्या हमें करना चाहिए, क्या चीज़ें हैं, फिर हमने चीज़ों को सुधार किया। और एक बात ये है कि चलो इसको आगे चर्चा करेंगे, मैं बस ये बताना चाह रहा था कि आज़ादी के समय पर हम जो शिक्षा में कितना निवेश करते थे, जीडीपी का कितने % हम जो है खर्च कर रहे थे, और आज हम जो है कितना खर्च कर रहे हैं, तो ये थोड़ा सोचने की बात है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं समिति, इससे संबंधित है कोठारी आयोग। ये आप अपने एग्जाम में अगर शिक्षा से संबंधित कोई प्रश्न आता है, कोठारी आयोग, यशपाल समिति, जो इनका जिक्र करेंगे। ठीक है, इससे आपको जो है अपने पॉइंट्स जनरेट करने में काफ़ी फायदा मिलेगा, साथ ही साथ वे फॉरवर्ड या फिर कंक्लूजन में आप इसका इस्तेमाल करें। व्यवसायिक शिक्षा पर बल की बात किसने कही, कोठारी आयोग ने कही। समान अवसर सर्व शिक्षा की वकालत किसने करी, ये भी कोठारी आयोग ने करी। बालिका शिक्षा के प्रसार पर विशेष जोर हमें देना चाहिए, आजकल जो लड़कियों की शिक्षा है उसमें कोठारी आयोग ने जो अपनी कमिटी में अपनी जो है सजेशंस में, सुझाव में जो ये बात कही थी कि बालिका शिक्षा के स्तर पर हमें जो जोर देना चाहिए, व्यवसायिक शिक्षा पर हमें बल देना चाहिए। स्किलफुल शिक्षा यानी कि ऐसे बच्चे जो मतलब ऐसी शिक्षा जिसके माध्यम से व्यवसाय किया जा सके, मतलब जो आपका व्यापार से संबंधित शिक्षा है उस पर जो हमें जोर देना चाहिए। समान अवसर सर्व शिक्षा की वकालत जो है कि सर्व शिक्षा अभियान जो है वो इसी के बाद जो है अमल, मतलब बेहतरीन तरीके से इसी के बाद अमल में लाया गया। आगे यशपाल समिति 1993 की यदि मैं बात करूं, अब देखिए आप इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे। जब आप कंक्लूजन में लिख रहे होंगे तो यशपाल समिति ने ऐसा कहा है, ठीक है, या फिर आप कोई पॉइंट्स लिख रहे होंगे वहां पे आप इस बात को लिख दें, व्यवसायिक शिक्षा पर बल के लिए जो है कोठारी आयोग ने कहा है। मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि जब ऐसे पॉइंट्स आप लिखेंगे तो उन पे आपके जो पॉइंट की क्रेडिबिलिटी है वो बढ़ेगी, और उससे आपको मार्क जो नंबर फैच करने, नंबर लेने में या अपने नंबरों को बढ़ाने में जो है सहूलियत मिलेगी, मतलब फायदा होगा आपको इससे। सर्व शिक्षा अभियान की जब बात आएगी तो सर्व शिक्षा अभियान की वकालत जो है कि वहां आप पॉइंट्स में डाल सकते हैं, नहीं तो आप जो कंक्लूजन में उसे डाल सकते हैं। आगे देखिए यशपाल समिति, विद्यालयों को पाठ्यक्रम में लचीलापन प्रदान करना, विद्यालयों को पाठ्यक्रम में लचीलापन प्रदान करना, ये यशपाल समिति ने कहा था। ठीक है, कि भैया अपने बेस पर जब उसको चीजें ठीक लग रही हैं उस बेस पर जो है वो अपना करे, तब पाठ्यक्रम निर्धारित करे। इसी के बाद अलग अलग कॉलेजों में, स्कूलों में जो सिलेबस जो है डिसाइड किया जाता है। स्थानीय निकाय उसका अपना एक ड्रॉबैक भी है कि जो है हर बार सिलेबस को बदल देते हैं, थोड़ी थोड़ी परिवर्तन कर देते हैं, जिससे प्राइवेट स्कूलों में जो पाठ्यक्रम बदलने का एक तरीके से, मतलब पाठ्यक्रम बदल करके उसको जो है नेक्सस बना लेते हैं दुकान वाले और जो है विद्यालय वाले, और फिर बार बार वही किताबें खरीदी जाती हैं। तो स्थानीय निकायों पर का विकेंद्रीकरण करना, तो ये भी यशपाल समिति ने जो है कहा था। आगे का रास्ता, हम अगर अब वे फॉरवर्ड की यदि हम बात करें तो देखिए यहाँ पे आप सबसे पहले एक बात रखेंगे कि सिंगापुर का मॉडल है कि कम सिखाओ अधिक सीखो, मतलब टीच लेस लर्न मोर। कहने का ये मतलब है कि बच्चे के सिखाने पर, खुद से सीखने पर जो ज्यादा फोकस होना चाहिए, करके सीखने पर। ये सिंगापुर का मॉडल है, गहन अधिगम डीप लर्निंग पर ध्यान ज्यादा है। जापान में नैतिक शिक्षा पर जो जोर है, ये भी आप जो वे फॉरवर्ड में लिख सकते हैं, कंक्लूजन में आप डाल सकते हैं। फिनलैंड का एग्जाम्पल आप डाल सकते हैं, प्रारंभिक वर्षों में कोई जो है वहां परीक्षा नहीं होती है, उच्च शिक्षा पे ही वहां परीक्षा जो कराई जाती है। खेल, रचनात्मक और समानता पर बल ज्यादा दिया जाता है। जब देखिए इस तरीके की शिक्षा होगी तो बच्चे की पीठ पे जो बोझ है वो नहीं होगा, और जब बोझ नहीं होगा तो वो स्कूल जाएगा, अपनी मन मर्जी से काम करेगा, दौड़ दौड़ के जाएगा, खेलेगा, पढ़ेगा, मतलब बचपन नहीं छिनेगा उससे। और हमें उसे बनाना तो एक मानव संसाधन ही है ना, लेकिन उसे हम क्या बना दे रहे हैं, डिप्रेशन, एंजाइटी, इन सब का शिकार हम जो उसे बना देते हैं। एक बच्चा जो है इतने प्रेशर में होता है, एक तो माँ बाप का प्रेशर होता है सक्सेस का, और एक टीचर का प्रेशर होता है होमवर्क का, इसका उसका, जबकि ऐसा होमवर्क होना चाहिए कि जहाँ पे
खेल, रचनात्मकता और समानता पर जो है बल हो, ठीक है, डीप लर्निंग पे बल हो, नैतिक शिक्षा पर विशेष बल हो। ये जापान के, फिनलैंड के और जो है सिंगापुर के मॉडल हैं, इन पे जो हमें फोकस करना चाहिए। शिक्षक प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण पर ये सारी बातें, डिजिटल अवसंरचना सुदृढ़ीकरण, ये हमें काम करना चाहिए। इस पे हम चर्चा आगे करेंगे, डिटेल से, विस्तार से करेंगे, तो इसलिए आप अपने स्तर से शिक्षा प्रणाली की प्रमुख चुनौतियां देखिए। अफोर्डेबिलिटी में मैंने आपको बताया 4.1%, लेकिन हमने जीडीपी का कितने परसेंट खर्च करने की बात कर रहे हैं जी, 6%, जो कि नहीं है। 4.1 से 4.6 का टारगेट है अभी, 4.1 से 4.6%, ठीक है। उपलब्धता मैंने आपको बताया, अवसंरचना की कमी है, ये हमने पहले ही कर लिया है। पहुंच, गुणवत्ता, असर की रिपोर्ट, ये सारी चीजें आप देख लेंगे, मैं चर्चा कर चुका हूँ। आगे देखिए, कुल नामांकन जो है 4.33%, 4.33 करोड़ है, मतलब 3 करोड़ है, कह सकते हैं 4,33,000 करोड़ जो है, 4.33 करोड़, आप समझ गए ना, कहने का मतलब 4,33,00,000, ठीक है। उस उच्च शिक्षा की यदि मैं बात करूं तो विश्वविद्यालय कितने, 1,168, और कॉलेज कितने, 45,000। आगे सकल नामांकन ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो जो है 0.4% था 1950-51 में, और 2021 में हो गया 28.4। अब आप देखिए कि लगभग 71 गुना। यहाँ पे भी माधुरी देवी का कमाल हो गया, माधुरी देवी के आधार पर डेटा रख दिया है, लेकिन डेटा सर्टिफाइड है, तो आप इसे जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। 2021-22 में 28.4% जो है ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो था। आगे विद्यार्थी शिक्षक अनुपात जो है वो कितना है, 23.1%, 23:1, मतलब 23 बच्चों पे एक शिक्षक जो है, 2021-22 का ये डाटा है। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी में भारत शीर्ष 100 में भारत का केवल एक संस्थान है, और भारत के 32 विश्वविद्यालय रैंकिंग में शामिल हैं, ठीक है। भारत के बस 32 विश्वविद्यालय जो क्या है दोस्तों, जो है रैंकिंग में शामिल हैं। अब आप सोच के देखिए कि हम जो है टॉप 100 में केवल अपना एक विद्यालय ले पाए हैं, और वो भी किस तरीके से ला पाए हैं, ये सोचने की बात है। क्या हम एजुकेशन में अपने यहाँ इतनी भी क्वालिटी नहीं दे पा रहे हैं जितनी की हमें आवश्यकता है? कहाँ हम बात कर रहे हैं विकसित भारत 2047 की, कहाँ हम बात कर रहे हैं टेक्नोलॉजी में एडवांस होने की, कहाँ हम विश्व गुरु बनने की बातें कर रहे हैं, और हमारी स्थिति जो है विश्व में शिक्षा के स्तर पर ये है जो हमें बना सकती है। हम दुनिया की तीसरी बड़ी पॉपुलेशन, मतलब तीसरी बड़ी युवा पॉपुलेशन जो है भारत में रहती है। 1/3 युवा जो भारत में हैं, कह सकते हैं कि भारत की 65 से 66% आबादी 35 वर्ष से कम उम्र की है, जिनको शिक्षा की आवश्यकता है, रोजगार की आवश्यकता है, और हमारे विद्यालय जो है टॉप 100 में सिर्फ एक विद्यालय स्थान ला पाता है। सोचने की बात है, हम इसे किस तरीके से टैकल करें, मुद्दा बहुत सोचने का है। आपको आवश्यकता है कि आप देश में जाएं, अच्छे अच्छे पदों पर पहुंचें, और जो है इसे सुधारने का आप पूरा प्रयत्न करें। आगे है, अगर हम बात करें न्यू एजुकेशन पॉलिसी की, तो लक्ष्य हमने रखा है 2030 तक 100% ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो का। अच्छी बात है, ऐसा हमें करना चाहिए, जिसमें 93% प्राथमिक स्तर पर, माध्यमिक स्तर पर 77%, और उच्च स्तर पर हमारा कितना है, 56% है। लेकिन हमने 2030 तक 100% ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो की बात की है। वर्ष 2023 में स्कूलों में दाखिले हुए 37 लाख जो है संख्या इनकी बढ़ गई है। आगे है एचडीआर की, यदि हम बात करें तो एचडीआर में 2023-24 में स्कूली शिक्षा की अपेक्षित अवधि जो है 12.6 वर्ष है, और स्कूली शिक्षा की औसत अवधि है 6.57 वर्ष, ठीक है, 6.57 वर्ष जो है। नामांकन वितरण, सरकारी स्कूलों में 69% जो बच्चे हैं, निजी स्कूलों में 22.5% बच्चे हैं, अन्य में यानी इनसे भी अलग जो संस्थाएं हैं उनमें जो है यहाँ पे 1 मिनट इस डाटा को अपडेट कर लीजिए, ये जो है 26% है, ठीक है, इस डाटा को अपडेट कर लीजिए, 26% ये जो है भारत में, ठीक है। आगे अब हम बात करते हैं कि देखिए इन विद्यालयों में बच्चे, तो चलो कोई बात नहीं, आप इतना ही डाटा कर सकते हैं, मतलब 26% आप बस इस निजी स्कूल वाले को कर लीजिए कि 26% यहाँ है, और जो है 8.5% ये, ठीक है, सरकारी स्कूलों का, इसके बाद जो भी हो वो है, ठीक है दोस्तों।
तो निष्कर्ष की भी बात मैंने यहाँ पे डाली है, बढ़िया से पॉइंट्स बना के डाल दिए हैं। बाकी आप देखो, कोठारी आयोग है, यशपाल कमेटी है, या कोई इसमें से डेटा का इस्तेमाल करते हुए जो है आप बात करें। ठीक, आगे दोस्तों अब हम बात करते हैं हायर एजुकेशन की, उच्च शिक्षा की। अब उच्च शिक्षा की जब हम बात करें तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे सबसे मुख्य बात ये आती है कि हम जो है हायर एजुकेशन का उद्देश्य हमारा क्या है। क्या हम हायर एजुकेशन सिर्फ डिग्री लेने के लिए, या फिर अच्छी शिक्षा हमने ले ली है लोगों को बताने के लिए कर रहे हैं, या फिर इससे कुछ रोजगार भी हमें मिलेगा या मिल सकता है या मिला है, क्या उसका डाटा है, तो इस पे हम थोड़ी चर्चा करेंगे। अगर मैं बात करूं तो विश्व की दूसरी सबसे बड़ी शिक्षा प्रणाली है भारत की। अगर हम उच्च शिक्षा की बात करते हैं तो विश्व की, आप इस डाटा को लिख लें, विश्व की दूसरी बड़ी शिक्षा प्रणाली, हम बस इसी बात में आ गए हैं कि बड़ी बड़ी चीजें हमारे पास हैं। ठीक है, तो विश्व की दूसरी बड़ी शिक्षा प्रणाली है भारत की, उच्च शिक्षा से संबंधित। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए, यदि मैं बात करूं यहाँ पे ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो की, तो हम जो कह सकते हैं कि 27%, 27% जो है ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो है, होता था कभी, और अब जो बढ़कर के कितना हो गया है, 29% जो है हो गया है। ये उच्च शिक्षा की मैं बात कर रहा हूं, यही लिख देता हूं। उच्च शिक्षा में 27% जीईआर होता था, ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो, अब ये कितना हो गया, 29%, 29% हो गया है। ये जो है ध्यान देने की बात है। आगे लेकिन जो है नई शिक्षा प्रणाली जो है हमारी, न्यू एजुकेशन पॉलिसी में, न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो हमारी आई थी, NEP 2020 जो आई थी, उसमें हमने ये टारगेट रखा है कि 2035 तक जो जीईआर है, ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो है उच्च शिक्षा में, उसे हम कितना कर देंगे जी, 50% कर देंगे। मतलब 50% बच्चे उच्च शिक्षा में एडमिशन लेंगे, ऐसा हम अनुमान लगा रहे हैं। ठीक है, तो विश्व की दूसरी बड़ी भारत में है शिक्षा प्रणाली, 27% से 29% ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत हमने जो है 2020 में 2035 तक ये टारगेट रखा है, ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो हम कितना ले आएंगे, 50%, जो अभी कितना है, 29% है। आगे देखिए दोस्तों, उच्च शिक्षा की भी जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे हम जो है उच्च शिक्षा की जब हम बात करते हैं तो सेम यही हम यहाँ पे बात करते हैं। देखिए, एक्सेसिबिलिटी, अवेलेबिलिटी और अफोर्डेबिलिटी, ये अगर आप 3A जो है यहाँ लेकर के चलेंगे तो आपको पॉइंट्स फैच करने में, सॉरी, पॉइंट आपको जो है निकालने में आसानी होगी, ब्रेन स्टॉर्मिंग में जो है आपको आसानी होगी। आगे देखो, अगर मैं बात करूं यहाँ पे सबसे पहले एक्सेसिबिलिटी की, तो ग्रामीण और शहरी विभाजन, कहने का ये मतलब है कि जो उच्च शिक्षण संस्थान है वो दोस्तों शहरों में स्थित ज्यादा हैं, ग्रामीणों में उच्च शिक्षण संस्थान कम है। इस कारण से कुछ बच्चे, कुछ लड़कियां सामाजिक परंपराओं से बंध करके, या घरेलू जो काम काज है उससे बंद करके, ये सारी चीजों की वजह से जो है वो नहीं शिक्षण संस्थानों में जा पाती हैं। मैं ये कह सकता हूं कि भारत में 55% जो लड़कियां हैं, जो बच्चियां हैं, उनका जो ड्रॉप आउट रेट है, मतलब वो शिक्षा छोड़ देती हैं। ठीक है, आगे क्षेत्रीय असमानताएं हैं। अगर मैं बात करूं, देखिए, साउथ वर्सेस नॉर्थ,
नॉर्थ ईस्ट वर्सेस साउथ या फिर नॉर्थ, ये अपने आप में एक ऐसा मुद्दा है कि वहां की चीजें वहां और वहां की चीजें वहां जो है तालमेल नहीं बिठा पाती हैं। ये भी एक कारण है कि हमारे यहाँ पे जो है एक्सेसिबिलिटी, जो पहुंच है, वो बाधित होती है। तो ये अपने आप में एक समस्या है। अगर मैं अवेलेबिलिटी की बात करूं, अवसंरचना की यदि बात करूं, इंफ्रास्ट्रक्चर की यदि मैं बात करूं, तो वहां पे भी देखो बड़े बड़े लेवल पे जो है कमियां हैं। अवसंरचना की मैंने आपको पहले भी बात करी थी, मैं इसे 1 मिनट हटा देता हूं या फिर कहाँ लिखूं, यहाँ लिख देता हूं। देखिए अवसंरचना की जब मैं बात करूं तो देखिए 14,71,000 14,71,000 विद्यालय जो हैं, उनमें से अवसंरचना की कमी की यदि मैं बात करूं तो पेयजल सुविधा 60,000 विद्यालय ऐसे हैं जिनमें पेयजल सुविधा नहीं है। 60,000 में क्या नहीं है, पेयजल सुविधा नहीं है। 67,000 विद्यालय ऐसे हैं, 67,000 विद्यालय ऐसे हैं जिन विद्यालयों में आपका जो है शौचालय नहीं है। आगे देखो दोस्तों, ये मैं पहले भी बता चुका हूं। और 1.5 लाख विद्यालय ऐसे हैं, 1.5 लाख विद्यालय ऐसे हैं, 1.5 लाख विद्यालय ऐसे हैं जहां पे विद्युत जो है नहीं है, बिजली की सुविधा उपलब्ध नहीं है। तो अपने आप में एक अवसंरचनात्मक दिक्कतें हैं। साथ ही साथ कॉलेजों की जो है कमी है, ग्रामीण क्षेत्रों में भी शहरी क्षेत्रों में भी। अनुसंधान संबंधित जो विद्यालय हैं वो नहीं है, मतलब रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे फोकस नहीं है। कुछ आईआईटीज वगैरह को अगर आप छोड़ दें, या ऐसे विद्यालयों को जो हायर एजुकेशन के लिए होते हैं, वो जो है उनको छोड़ दें, बाकी तो नहीं है। डिजिटल अवसंरचना मैंने आपको बताया कि हमारे यहाँ पे पहले जो है 22%, मतलब इंटरनेट की कमी वाले जिन विद्यालयों में इंटरनेट नहीं है, मतलब ऐसे विद्यालय जिनमें इंटरनेट नहीं है, वो भारत में जो है 22% थे पहले, अभी बढ़ करके वो 54% हो गए। लेकिन अभी भी डाटा जो है उतना सफिशियंट नहीं है जितना कि होना चाहिए। तो आप इसे यहाँ पे लिख सकते हैं कि पहले कितना था, 22% विद्यालय ऐसे थे जिनमें इंटरनेट था, अब 54%, 54% विद्यालय ऐसे हैं जहां पर 22% 22% विद्यालय जो है ऐसे हैं, 22% विद्यालय से अब जो है 2023-24 की ये बात है, अब 22% ये थे, अब जो है 54% ये जो हो गए हैं। तो अपने आप में ये जो है, 1 मिनट यार, ये 2019-20 में इतना था, 2019-20 में, और आज कितना है 23-24 में 54% हो गया है। मानव संसाधनों की कमी है। देखिए भाई, 10 लाख जो रिक्तियां हैं, अगर मैं यूपी और बिहार के क्षेत्रों की बात करूं तो 1 लाख विद्यालय टीचर्स की जो है कमी है, 1 लाख टीचरों की रिक्तियां हैं, टीचर की जो रिक्तियां हैं 10 लाख, अगर मैं संपूर्ण उसकी बात करूं भारत की, तो 10 लाख टीचर की वैकेंसी हैं, रिक्तियां हैं। अब रीजन क्या है, वही मैंने बताया आपको। अब सरकार भी विद्यालयों को जो है बंद कर रही है। सरकार का ऐसा कहना है कि विद्यालयों में बच्चे जो है, मतलब टीचर्स जो है पढ़ाते नहीं है, इसलिए जो है बच्चे वहाँ पढ़ते नहीं हैं। और बच्चों का जब, भाई जब बच्चे ही नहीं होंगे तो टीचर पढ़ाएगा कैसे, तो सरकार वहाँ खर्च क्यों करे। लेकिन मैंने कहा ना कि सरकारी विद्यालय ऐसी अवसंरचना है भारत में, सरकारी विद्यालय जो है ऐसी चीज है भारत में जहाँ पढ़ाना हर व्यक्ति चाहता है, लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाना, मतलब पढ़ना कोई नहीं चाहता। आप ऐसे समझिए, पढ़ाना हर कोई चाहता है, पढ़ना कोई नहीं चाहता। कारण वही, क्योंकि जो पढ़ाने वाले हैं उनको दिक्कत होती है पढ़ाने में, सैलरी वो टाइम से ले सकते हैं, पढ़ाने में थोड़ी उनको दिक्कतें होती हैं। आगे देखिए, सरकारी व्यय जो है कम है। हम, अगर मैं यहाँ तुलना करूं तो प्रथम पंचवर्षीय योजना में हम जो है 7.5% जो है खर्च कर रहे थे जीडीपी का, अब हम 4.1 कर रहे हैं जी। इवन हमने लक्ष्य भी कितना रखा है आपका, जो है कितने परसेंट,
हमने लक्ष्य रखा है 6% का कि भाई जीडीपी का 6% हम खर्च करेंगे, लेकिन आप ध्यान रखना प्रथम पंचवर्षीय योजना में हमने जीडीपी का 7.5%, कुछ ऊपर उससे खर्च कर रहे थे। ठीक है, अब हम कितना कर रहे हैं, 4.1 से लेकर के 4.6%, तो सरकारी व्यय कम है। और साथ ही साथ जो कॉलेज है, मेडिकल कॉलेज है, उनका जो व्यय वो बढ़ता जा रहा है, तो ये अपने आप में जो है अलग बात है। आगे शिक्षा का राजनीतिकरण, आपने देखा होगा कि जो बच्चे हैं आजकल नारेबाजी करते हैं, जेएनयू वगैरह ऐसे ऐसे विद्यालय, दिल्ली यूनिवर्सिटी, बहुत सारे विद्यालय हैं जहाँ पे आप देखेंगे कि जो छात्र हैं वो कभी मतलब उठाना ठीक है, मुद्दे उठाना ठीक बात है, लेकिन नारेबाजियां कुछ जो है करना गलत है, या शिक्षा का जो राजनीतिकरण हो रहा है वो मतलब मेरे हिसाब से सही नहीं है। प्रतिभा पलायन, जो भी बढ़िया टीचर होता है या जो भी बढ़िया स्टूडेंट होता है वो जो है बाहर जाने की सोचता है या ऐसे क्षेत्रों में जाने की सोचता है जहाँ पे उसके लिए गुणवत्तापूर्ण जीवन जो है हो, तो ये एक अपने आप में मुद्दा है। देखिए, अगर मैं क्वालिटी की बात करूं तो देखिए कौशल विकास पर कम ध्यान है, लगभग 25% है। शिक्षक अंतःप्रजनन, एकेडमिक इनब्रीडिंग है। आगे डिग्री संस्थानों की मान्यता संबंधी समस्याएं हैं, आप किसी कॉलेज से करके आए कि हम इस डिग्री को मानते ही नहीं है, या फिर मानते भी हैं तो उतना क्रेडिबिलिटी उसकी नहीं होती है। डिग्री रोजगार में तब्दील होना है, 50% स्थान तक रोजगार के लिए अनुपयुक्त है, तो ये अपने आप में जो है बड़े मुद्दे हैं। रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे कम ध्यान है, इस पे हम चर्चा कर चुके हैं। आगे हम बात करेंगे उच्च शिक्षा की, हायर एजुकेशन की। देखिए, हायर एजुकेशन के बारे में भी, सॉरी, हायर एजुकेशन की जब हम बात कर रहे थे तो उसमें वे फॉरवर्ड की हम बात करेंगे, और वे फॉरवर्ड में हम बात कर रहे थे, देखिए ये हम पहले ही ऑलरेडी बात कर चुके हैं कोठारी आयोग में। कोठारी आयोग ने लेकिन राष्ट्रीय शिक्षा संस्थानों एवं कॉलेजों के लिए एकीकरण का सुझाव दिया कि भैया एक काम करो, राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान और कॉलेजों का एकीकरण कर दो। ये किसने बोला? कोठारी आयोग ने। अगर आपसे कोई सवाल चर्चा की जाती है तो आप कहेंगे भाई कोठारी आयोग ने ऐसा बोला है, तो उसके बेस पे आप एक कंक्लूजन बना सकते हैं या फिर आप पॉइंट्स जनरेट कर सकते हैं। अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, R&D को हमें प्रोत्साहन देना चाहिए। अब जैसे आप लिख रहे हैं कि R&D की कमी है भारत में, R&D विश्वविद्यालय भारत में कम है, या फिर आप ऐसे बताना चाह रहे हैं कि जो भारत में एक केवल संस्थान है जो वैश्विक स्तर पे मतलब टॉप 100 में आता है, तो आप वहां पे लिख सकते हैं कोठारी आयोग ने इसको प्रोत्साहन दिया था 1966 में ही, तो इस पे हमें काम करना चाहिए था। आगे यशपाल समिति की जो है रिपोर्ट 2009 में उच्च शिक्षा के लिए एकल नियामांकन नियामक जो आवश्यक है उच्च शिक्षा के लिए, सिंगल रेगुलेटर होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए स्टेट का अलग है, सेंटर का अलग है, बाकी नीचे के संस्थानों के अलग हैं जो उसको रेगुलेट कर रहे हैं, तो वो अपने आप में एक समस्या है। आगे देखिए दोस्तों, मैंने ये बताया ही था आपको, फिनलैंड के जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, आवश्यकता अनुसार शिक्षा जो होनी चाहिए, और मतलब जिस तरीके की आवश्यक है उस तरीके की शिक्षा होनी चाहिए, जो हमारी इकोनॉमी में डिमांड है उस बेस पे शिक्षा होनी चाहिए। साथ ही साथ छात्रों का जो छात्रों को मतलब शौक के लिए कर लेना एक अलग बात है, लेकिन रोजगार अगर जनरेट नहीं कर पा रही है शिक्षा, तो फिर थोड़ा सोचने की बात है कि हमको कैसे चीजों को करना है। आगे, नगर पालिकाओं को उच्च शिक्षा की नीतियों में बदलाव करने की स्वायत्तता देनी चाहिए। भाई, जो ग्राउंड लेवल पे काम कर रहा है अगर उसको स्वायत्ता नहीं होगी, क्योंकि ग्राउंड लेवल पे चीजें देखी जाएंगी, नीतियां अगर बंद कमरे में बैठ के बनेंगी शिक्षा के लिए या किसी भी चीज के लिए, तो वो बहुत नुकसानदायक होगा। मतलब मेरा ऐसा मानना है कि नीतियां जो है जमीनी स्तर पे बननी चाहिए, और आजकल हमारे जो नीति निर्माता हैं वो कमरे में बैठते हैं, रिपोर्ट मंगा लेते हैं, इंटरनेट पर रिपोर्ट छप जाती है, ज्यादा कोई कानूनी कार्रवाई करता है तो फोटो लग जाते हैं साइट्स पे, और 20-20, 50-50 एक ही नाम होते हैं। देख रहे हो आप कितने मुद्दे आजकल चल रहे हैं, तो सोचने की बात है। तो मेरा ऐसा मानना है कि उच्च शिक्षा के लिए हमें जो है जमीनी स्तर पर जो निकाय हैं उनको स्वायत्तता देनी चाहिए कि भाई इस शिक्षा में ये बदलाव किया जाए, ये बदलाव किया जाए, क्योंकि ये आवश्यक है, तो उससे चीजें बदलेंगी। स्वीडन में क्या है, उच्च शिक्षा के अनेक व्यवसायिक कार्यक्रमों की उपलब्धता है, मतलब वोकेशनल जो कार्यक्रम है वो ज्यादा होते हैं, तो वो अति आवश्यक भी हैं। आगे मैं आगे का रास्ता और बढ़िया तरीके से अगर बात करूं, गुणवत्ता सुधार पे हमें ध्यान देना चाहिए। उद्योग एकेडमी का दोनों का फैच जो कोलेब्रेशन के बेस पे हमें चीजें जो है करनी चाहिए। डिजिटल अवसंरचना में हमें सुधार करना चाहिए, जो हम इंटरनेट लगा देने से काम नहीं होता है कि हमारा डाटा 54%, 50% हो गया। इंटरनेट लगा देने से कोई समस्या का समाधान नहीं हुआ। डिजिटल R&D पे हमें काम करना चाहिए। डिजिटल अवसंरचना का मतलब होता है कि
जो बच्चे हैं उनको डिजिटल चीजें हम कितनी करा रहे हैं या चीजों को कितना जोड़ रहे हैं। आजकल आप देखेंगे हर विद्यालय पे लिखा हुआ एआई एआई एआई, इवन हर कोचिंग्स पे लिखा हुआ है एआई रिलेटेड हमारे यहाँ पे ये होता है। लेकिन वो एआई नाम रख लेने से, एआई बोल देने से या फिर कुछ ऐप का यूज करवा देने से एआई नहीं हो जाता है। इसके लिए आवश्यक है उस बेस पे रिसर्च भी करना, बच्चों को उसमें पार्टिसिपेट कराना, ये अति आवश्यक है। यानी कि डिजिटल या इंटरनेट चीजों को रख लेने से इंटरनेट नहीं होता है। इंटरनेट होने से मेरा मतलब ये है या मेरा मानना ये है कि चीजें जो है ऐसी होनी चाहिए जो छात्रों की रुचि को बढ़ाए, छात्रों का पार्टिसिपेशन जो है बढ़ाए, ये अति आवश्यक है। सार्वजनिक निवेश बढ़ाना एवं शिक्षा को किफायती बनाना, मतलब जो सार्वजनिक निवेश है, जो हम 4.6% की बात कर रहे हैं कि भैया हम 4.6% है अभी 6% कर देंगे, इससे काम नहीं चलेगा। शिक्षा में निवेश हमें और बढ़ाना होगा। और शिक्षा में निवेश, प्राइवेट निवेश और साथ ही जो प्राइवेट स्कूल्स हैं या फिर प्राइवेट जो संस्थान हैं उनकी जो लूटमार है उसको थोड़ा ध्यान देना होगा कि ये चीज़ें कैसे चल रही हैं। आजकल देखिए नीट का पेपर, इसका पेपर लीक हो जा रहा है, तो चीज़ें बहुत ज़्यादा खतरनाक है। तो हमें सोचने की आवश्यकता है, सरकार को इस पर कदम उठाने चाहिए। साथ ही साथ प्राइवेट सरकारी किसी भी तरीके की जो चीज़ें हैं वो सोच के समझ के काम करनी चाहिए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। आगे देखिए हम बात करेंगे राइट टू एजुकेशन की, ये थोड़ा सा चर्चा में रहा है। तो आरटी क्या कहता है, 1993 में उन्नी कृष्णन बनाम आंध्र प्रदेश राज्य के मामले में ये शुरुआत हुई थी इसकी सबसे पहले कि भैया होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए शिक्षा का अधिकार। उसके बाद चीज़ें चली। तो देखिए टाइमलाइन मैंने यहाँ पे रख दी है। आर्टिकल 45 में हमने ये सबसे पहले डाला था, फिर आर्टिकल 21 में हमने इसे बोल दिया कि भाई हमारा ये फंडामेंटल राइट भी है। क्योंकि जब आपका शिक्षा का अधिकार आर्टिकल 45 के तहत डाल दिया गया तो क्या अंतर है बताइए आप मुझे। डीपीएसपी में अगर हम कोई चीज़ ऐड कर देते हैं और उसके बाद फंडामेंटल राइट में उसे जो लेके आते हैं, तो डीपीएसपी में जब था कॉन्स्टिट्यूशन तो था ही, तो हमने फंडामेंटल राइट में क्यों डिसाइड करा कि भाई फंडामेंटल राइट में होना चाहिए ये। तो हालांकि हमने उसकी प्रकृति भी चेंज की है बाद में। तो मैं ऐसा कह रहा हूँ कि जब डीपीएसपी में था तो हमने आर्टिकल 21-21A जो है राइट टू एजुकेशन हमने क्यों जोड़ा, जबकि हमारे पास पहले से था। तो 86वां संविधान संशोधन 2002 में ये आया था। 45 में जो संशोधन किया गया था 55(1)A जो है जोड़ा गया था, यानी कि डीपीएसपी के, देखिए ये डीपीएसपी हो गया, ये आपका फंडामेंटल राइट हो गया, और ये आपका हो गया फंडामेंटल ड्यूटीज भी हमने जोड़ दिया। तो ऐसी क्या आवश्यकता थी, जब डीपीएसपी में था तो फंडामेंटल राइट में क्यों लेके आए, इसकी गुत्थी को कोई बताएगा। दोस्तों देखो डीपीएसपी जो होते हैं उनको आप सुप्रीम कोर्ट में जाके लागू नहीं करा सकते हैं, ठीक है। लेकिन फंडामेंटल राइट को आप जो है, अगर आपको नहीं मिल रहा है एजुकेशन, तो आप जो है जा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, आर्टिकल 226 हाई कोर्ट जा सकते हैं, आर्टिकल 32 आप जो है सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। अगर आप सीधे सुप्रीम कोर्ट भी जाना चाहें तो भी जा सकते हैं, बस आपको ये बताना होगा कि आप हाई कोर्ट क्यों नहीं। तो इसलिए हमने इसे यहाँ जोड़ दिया ताकि फंडामेंटल राइट ये बन जाए, ताकि और उसकी क्रेडिबिलिटी बढ़ जाए। तो ये है टाइमलाइन, आप देख लेना। आगे 6 से क्या इसके मुख्य प्रावधान क्या हैं। 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को निःशुल्क जो प्राथमिक शिक्षा है वो हम दे पाएँ, ताकि हमारा जो उद्देश्य है कि एटलीस्ट जो बच्चे हैं उनको प्रारंभिक शिक्षा तो मिले, निःशुल्क शिक्षा मिले, ताकि जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं वो अपनी किसी भी तरीके की परिस्थितियों के कारण जो है ना रुक पाए। आगे पड़ोस के केवल 3 किलोमीटर के दायरे में ही विद्यालय होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। और ये जो है चीज़ें बदली हुई हैं। 25% सीटें आर्थिक रूप से कमजोर जो वंचित वर्ग हैं उनके लिए होनी चाहिए, जिसमें SC ST महिला विकलांग वगैरह वगैरह जो लोग हैं उनके लिए हमने कहा कि 25% सीटें जो उनके लिए रिजर्व होनी चाहिए। शिक्षक छात्र अनुपात जो वो भी हमें बढ़ाना चाहिए। बिना स्क्रीनिंग प्रवेश परीक्षा जो है बोर्ड परीक्षा तक कोई फेल नहीं होना चाहिए। ये थोड़ा सा सोचने की बात है कि हमने जो है ये किया है, तो पर फिर भी आगे शारीरिक दंड और मानसिक उत्पीड़न पर पूर्ण प्रतिबंध जो होना चाहिए, ठीक है, कि बच्चे को मारा पीटा ना जाए। हम तो जो उस जमाने में पढ़े हैं जहाँ टीचर जो है लात घूंसा कमर मध्य खूब होता था। तो हालांकि जो है ये आवश्यक है या नहीं इस पे चर्चा हो सकती है, लेकिन जिसका पढ़ने का मन नहीं है अगर उसे पढ़ाया जा रहा है तो वो कुछ भी बनेगा नहीं बनेगा ये आप निर्णय नहीं देंगे।
आगे हम बात करेंगे आलोचनात्मक विश्लेषण की। यदि हम बात करें इसकी सफलता और इसकी चुनौतियां क्या हैं, तो देखिए प्राथमिक शिक्षा में सार्वभौमिक दिशा दिशा में महत्वपूर्ण कदम हमने उठाए। नामांकन में वृद्धि हुई, मैंने आपको बताया नामांकन में कितनी वृद्धि हो गई। पहले हम ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो जो रख रहे थे और जो अब रख रहे हैं, दोनों में जो है अंतर आ गया। लैंगिक समानता, लड़कियों को महिलाओं को जो है ड्रॉप आउट रेट उनका जो पहले था उसमें कमी आई है। ठीक है, मतलब महिलाओं की पहुंच जो है शिक्षा तक बढ़ी है, महिला शिक्षा जो बढ़ी है, कोठारी आयोग ने भी कहा था इसका। आगे स्कूल अवसंरचना, भवन, शौचालय, पेयजल सुधार, ये सब मैंने बात की है कि इनमें बहुत सारे सुधार हुए हैं। आप सोच के देखिए कि 14 लाख विद्यालयों में अगर 60,000 ही हैं तो कोई बात नहीं, इतना 14 लाख 14 लाख 14-15 लाख लोगों में 14-15 लाख विद्यालयों में अगर ऐसी चीज़ें हैं तो उन पे हम धीरे धीरे काम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी चीज़ें जो अच्छी हुई हैं, सुधार हुआ है। आगे वंचित वर्गों के लिए शिक्षा तक पहुंच में जो वृद्धि हुई है, जो पहले वंचित वर्गों के लिए शिक्षा नहीं उपलब्ध थी, आरक्षण के माध्यम से या विभिन्न और तरीकों से वहां पर शिक्षा तक पहुंच जो उनकी बढ़ी है, तो अपने आप में एक अच्छी बात है। आगे देखेंगे कानून का कमजोर क्रियान्वयन हुआ है, कई राज्यों में अनुपालन की कमी है। थोड़ा मैंने कहा ना कि सेंटर और स्टेट के बीच में डिस्प्यूट की वजह से या कोई कानूनी मुद्दा जो ऐसा आ जाता है उसकी वजह से चीज़ें जो है बदली है। शिक्षकों की कमी है, प्रशिक्षण का अभाव है। मैंने कहा था 10 लाख जो शिक्षक हैं वो रिक्तियां हैं भारत में, 1 लाख जो है यूपी बिहार वगैरह के स्टेटों में हैं। आगे शिक्षा की गुणवत्ता जो है संतोषजनक नहीं है। मैंने आपको बताया कि भारत में जो है पढ़ना हर कोई चाहता है, मतलब सॉरी, सरकारी विद्यालयों में पढ़ाना हर कोई चाहता है, पढ़ना कोई नहीं चाहता। तो ये अपने आप में एक जो है सोचने की बात है। सार्वजनिक विद्यालय की स्थिति निजी विद्यालयों की तुलना में कमजोर है। अब सार्वजनिक विद्यालयों के बारे में तो बात ये होगी कि पढ़ना कोई नहीं चाहता, लेकिन निजी विद्यालयों के बारे में क्या है कि अगर वहाँ पे जो है वो ज़्यादा है, नेक्सस है वहाँ पे, जो है ड्रेस का खर्च, स्कूल फीस, तरीके की चीज़ें, वहाँ ये करना है, आज ये करना है, आज ये करना है, आज ये करना है, तो उस तरीके का खर्च जो है माता पिताओं पे बढ़ जाते हैं, जो समस्या का कारण है। कुछ विद्यालयों में तो माता पिता का टेस्ट होता है कि तुम्हारा बच्चा जो हमारे विद्यालय में पढ़ सकता है कि नहीं पढ़ सकता। तो क्या ही हमने समानता की बात की, आर्टिकल 21A का जो हमने उल्लंघन नहीं किया कि जिसके माता पिता जो है पढ़ने में कमजोर हैं या अनपढ़ हैं, अगर वो अपने बच्चे को बढ़िया विद्यालय में पढ़ाना चाहते हैं तो क्या ये सोचने की बात नहीं है। तो ये एक मुद्दा है। जागरूकता की तो कमी हमेशा होती है, वो आप अपने देख लेना। आगे का रास्ता, मतलब जागरूकता की कमी से मेरा मतलब ये है कि आप जो है कह सकते हैं ड्रॉप आउट रेट कम है या लोगों में जागरूकता कम है। अगर आप इसको पॉइंट को जस्टिफाई बनाना चाहते हैं तो 55% जो महिला हैं वो ड्रॉप आउट हो जाता है, 55% महिलाओं का। अगर लोग जागरूक होंगे तो क्यों ड्रॉप आउट होगा, ठीक है। या फिर 44% जो बच्चे हैं वो विद्यालय छोड़ देते हैं, 44% कुल छात्र, यहाँ पे स्त्री पुरुष दोनों मिला के मैं बात कर रहा हूँ, लड़के लड़कियां दोनों हैं, जो विद्यालय का ड्रॉप आउट रेट है उनका, ठीक है। तो इसको आप पॉइंट को जस्टिफाई कर सकते हैं इससे। आगे का रास्ता यही वाली बात जो हम कर रहे थे वही है सेम। आरटीई एक्ट 2009 के प्रमुख प्रावधान, इस पे मैंने अभी अभी चर्चा कर ली है। आप चाहें तो इसका एक स्क्रीनशॉट जो है ले लीजिए, ये जरूरी है। मतलब हालांकि मैंने उन पे चर्चा कर दी है पर फिर भी ये थोड़ा मैंने अलग बना दिया ताकि अच्छा लगे। आगे दोस्तों एक और इशू जिस पे हम चर्चा कर रहे थे इसी शिक्षा में, देखिए भारत से, एक तो भारत में शिक्षा स्तर ही कम है, शिक्षक कम हैं। अब उसके बाद समस्या क्या क्रिएट होती है, जो बच्चे शिक्षित हो जाते हैं, मानव से मानव संसाधन हो जाते हैं, जो भारतीय खर्च पर या देश के जीडीपी पर या टैक्स के पैसे से, मेरा क्रिटिसाइज करने का मतलब नहीं है, उन पे जो शिक्षा खर्च की जाती है, उन पे जो उम्मीदें खर्च की जाती हैं भारत की, वो क्या होता है कि बच्चे जो है भारत से बाहर चले जाते हैं और वहां जाकर काम करते हैं। हालांकि ऐसा नहीं है, वहां से भी जब वो पैसा देश में भेजते हैं तो उससे देश को फायदा होता है। मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, पर मैं एक मुद्दे पे चर्चा कर रहा हूँ जो भारत में एक बहुत बड़ा मुद्दा बना हुआ है। एक सुंदर पिचई आप देखिए, जो बड़े बड़े गूगल के सीईओ, इसके वगैरह वगैरह के सीईओ जो हैं, वो जब भारत में रहते हैं तो सिर्फ हमें इतना ही नाम मिलता है कि ये भारत के हैं,
जैसे सुंदर पिचई हो गए आपके, सत्या नडेला हो गए आपके, ये सारे लोग जो हैं भारत के, हमें खुशी होती है कि ये भारत के हैं, लेकिन इसके अलावा हमें और कोई खुशी नहीं होती है, या इसके अलावा हमें कभी उनसे सहयोग जो है नहीं मिलता है उस तरीके का जिस तरीके से मिलना चाहिए था, क्योंकि वो अब भारतीय नहीं है, वो विदेशी हैं। ठीक है, तो मैं अपनी बात पे आता हूँ जो मुझे कहनी थी। देखिए बात ये है कि इससे भारत को जो है जीडीपी के तौर पे जो है चीज़ें मिलती हैं, लेकिन हमें उतना फायदा नहीं है। अब ये कारण होता क्यों है, इसको हमें थोड़ा समझना है। देखिए दोस्तों, हम यहाँ पे इस टॉपिक को जो समझाने का मेरा जो तरीका है वो ये है, पुश एंड पुल फैक्टर। पहले हम समझते हैं पुश एंड पुल फैक्टर होता क्या है। कि देखिए, मैं इसको लोकल लेवल पे आपको समझाता हूँ कि गांव और शहर, आप ऐसे समझिए, एक गांव है एक शहर है, तो शहर की जो सुविधाएं हैं और गांव की जो कमियां हैं वो क्या करती हैं, शहर की जो सुविधाएं हैं वो गांव के व्यक्ति को शहर की तरफ खींचती हैं, और गांव में जो असुविधाएं हैं वो शहर की तरफ खींचती हैं। मतलब शहर की तरफ जाने का, शहरों की तरफ पलायन करने का आप देख रहे होंगे आसपास के अपने गांव में, आपके पास देखा होगा कि कुछ लोग जो पहले गांव में रहते थे लेकिन वो शहर में शिफ्ट हुए, और उनके पास रीजन होता है कि शहरों में साहब अस्पताल हैं, शहरों में साहब शिक्षा है। सबसे बड़ा मुख्य कारण होता है जब कोई न्यू कपल शहर में शिफ्ट होता है कि साहब हमारे बच्चे जो है बढ़िया विद्यालय में पढ़ाने, बच्चों को पढ़ाने की वजह से हम जो बाहर रह रहे हैं। कारण उनका व्यक्तिगत कुछ भी हो सकता है, किसी को काम न करने की हरामीपंती होती है, घर का काम करना पड़ता है, तो जब दो लोगों का काम करना पड़ेगा तो काम कम होगा, बाकी पूरे दिन फोन चलाने को मौका मिल जाएगा। मैं विषय पे आता हूँ। तो बात यह है कि शहर की जो सुविधाएं और गांव की जो सुविधाएं हैं वो लोगों को क्या करती हैं कि शहर की सुविधाओं का अपनी तरफ खींचना क्या हो गया, पुल फैक्टर, और गांव की असुविधाएं उनको पुश करती हैं कि भाई तुम शहर की तरफ चलो। ठीक है, एक तो ये कारण है सबसे बड़ा, और इनमें भी चीजें अगर हम इसको अंतरराष्ट्रीय लेवल पे लेके जाते हैं तो वही मुद्दा है जिसकी अब हम चर्चा कर रहे हैं। यानी कि भारत से जो असुविधाएं भारत में उनको फील होती हैं जब वो बाहर एजुकेशन लेते हैं या फिर भारत में एजुकेशन लेते हैं, तो जो असुविधाएं उन्हें भारत में फील होती हैं वो हो गया उनको पुश करने का कारण, बाहर भेजने का कारण। पुल फैक्टर वो हो गया कि जो भारत में, जो विदेशों में चीजें हैं उनकी जो सुविधाएं हैं वो खींचती हैं भारत से कि तुम बाहर, भारत से बाहर रहो, तो वो हो गया पुल फैक्टर। अब यहां से आपको मुद्दा समझ आ गया होगा पुश एंड पुल फैक्टर का। हालांकि बहुत छोटी सी बात थी, आकर्षण और प्रतिकर्षण इसे जो है हिंदी में कहते हैं, लेकिन आप पुश और पुल फैक्टर ही इस्तेमाल करें हिंदी में भी, पुश और यहां पे पुल। ठीक है, आकर्षण और प्रतिकर्षण इसको हम हिंदी में कहते हैं, लेकिन आप कतई इस्तेमाल ना करें, आप यही इस्तेमाल करें, अच्छा है। ठीक है, अगर मैं उस फैक्टर की बात करूं तो देखिए, अनुसंधान परिस्थिति तंत्र का अभाव है भारत में। भारत में उतना रिसर्च एंड डेवलपमेंट नहीं होता है, न शिक्षा पे, न रोजगार में, न कहीं पे। तो चीजें जो है इसीलिए भारत से लोग बाहर जाते हैं। दूसरा, अत्यधिक प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन कम है, क्योंकि भैया भारत की जनसंख्या कितनी है, 142 करोड़। ठीक है, 142 करोड़ लोग जो भारत में रहते हैं, तो प्रतिस्पर्धा तो होगी। ठीक, ये अपने आप में एक मुद्दा है। धन की कमी, छात्रवृत्ति के लिए सीमित अवसर है, यानी छात्रों के लिए भारत में जो छात्रवृत्ति है वो सीमित लोगों को ही मिल सकती है, जीडीपी उतनी नहीं है। आप सोच के देखिए कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा आबादी वाला देश है और जीडीपी में हम 6वें नंबर पे आते हैं। समझ में आया? तो जिन देशों के साथ हम compete कर रहे हैं, जिन देशों के साथ हमारा कंपटीशन है, यूएसए हुआ, अमेरिका हुआ, हम विश्व गुरु बनने की बात करते हैं ना, नंबर 1 की बात करते हैं, या 2047 तक विकसित भारत की बात करते हैं, तो नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 से हमारा कंपटीशन है, और हम अपने छात्रों को छात्रवृत्ति भी नहीं दे पा रहे जितनी उनको आवश्यकता है, रोजगार नहीं दे पा रहे, शिक्षा की उच्च लागत, हाई कॉस्ट है। ठीक है, जो उच्चतर शिक्षा है, प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं, उनमें शिक्षा जो है बहुत ज्यादा महंगी है। ठीक है, तो ये अपने आप में है। प्रतिभाओं को उचित पहचान, सम्मान का अभाव है, कहने का मतलब भ्रष्टाचार आदि के कारण जो है ऐसे लोग जो उसके अधिकार के पात्र नहीं है वो जो है उन पे कब्जा कर लेते हैं। तो ये प्रतिभाशाली लोगों के लिए एक तरीके से आप कहें कि एक नकारात्मक बिंदु है, इसलिए वो जो बाहर चले जाते हैं, करे क्यों ही दिमाग मारना है यहाँ पे। आगे, प्रतिभाशाली व्यक्ति उन स्थानों पर चले जाते हैं जहां उनकी प्रतिभा को अधिक मान्यता मिलती है। बिल्कुल सही बात है। देखिए, भारत में ये एक समस्या के रूप में है
कि जो प्रतिभाशाली लोग हैं, जो प्रतिभाशाली लोग हैं, जब उनको सम्मान नहीं मिलेगा तो वो क्या करेंगे कि जहां सम्मान मिलेगा वहां चलते हैं, और वही अच्छे अच्छे लोग जो भारत को आगे लेके जा सकते थे, वो जो है भारत से बाहर चले जाते हैं। जिसमें आप सोच के देखिए कि अगर इतने बड़े सीईओ या इतने दिमाग वाले लोग, अगर सोच के देखिए विदेशों में रह करके वहां इतना आगे बढ़ा रहे हैं, यदि वो देश में ही होते तो कुछ तो बेटर कर पाते, या फिर ऐसा परिस्थिति शायद ना भी होती कि वो जो इतना अच्छा कर पाते, तो शायद वहाँ वो अच्छा इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि वहाँ परिस्थितियाँ ऐसी हैं। क्योंकि मेरा मानना ये है कि अगर जो यूएसए में आप कह लीजिए कनाडा से एक व्यक्ति आया और जिसने जो है जो एक्स खरीद लिया, कभी कुछ उसके बारे में कितनी ही चर्चा चलती है, एलोन मस्क जो है, अगर वो एलोन मस्क इंडिया में होता तो मेरा मानना ये है कि एलोन मस्क इंडिया में हम जैसा ही कोई होता, वो इतनी रिसर्च एंड डेवलपमेंट इतना आगे नहीं होता। वो यूएसए में है क्योंकि यूएसए में परिस्थितियां ऐसी हैं, यूएसए में लोन का सिस्टम ऐसा है, यूएसए में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो यूएसए में होकर के ही वो एलोन मस्क हो सकता था। अगर वो इसके अलावा कहीं पे भी होता तो शायद मेरा मानना व्यक्तिगत तौर पर ऐसा है कि शायद वो एलोन मस्क वहां ऐसा नहीं होता, क्योंकि यहाँ भी बहुत एलोन मस्क है। भारत में प्रतिभा की कमी नहीं है, भारत को जो खा रहा है उसका भ्रष्टाचार या ऐसे फैक्टर जिनकी हम चर्चा कर रहे हैं, जो पुश फैक्टर है, वो भारत का सबसे बड़ा दुश्मन है। चुनिंदा संस्थान जैसे आईआईटी आईआईएम पर अत्यधिक जोर तथा सामाजिक प्रतिष्ठा, अब बच्चे जो आईआईटी आईआईएम इन पे ही फोकस कर रहे हैं, लेकिन और भी तो विद्यालय हैं, तो ये जो है बहुत वो बातें हैं। आगे हम बात करते हैं पुल फैक्टर, ऐसी क्या सुविधाएं हैं विदेशों में या जाने वाले जो प्रतिभा है उसके पास, मतलब ऐसे क्या कारण है उन देशों में जो प्रतिभा को लालायित करते हैं, जो भारतीय प्रतिभा है उसे लालायित करते हैं। तो देखिए वहां पे सबसे पहले हाई वेतन जो है, उच्च वेतन उनको मिलता है, जो वो अपेक्षित होते हैं उतना वेतन उनको वहां मिलता है, इवन उससे ज्यादा मिलता है। तो आप सोच के देखिए जब उसको अपनी सैलरी मिल रही है, क्योंकि गुणवत्तापूर्ण जीवन के लिए नैतिकता से काम नहीं चलता है। पेट जब खाली होता है बात तब आती है, कोई भी बात नैतिकता की या फिर विचार जो है तब बनता है जब पेट भरा हो, जब पेट खाली हो तो फिर विचार नहीं बनते। ठीक है, आपको घनानंद की वो याद होगी, घनानंद नहीं सॉरी, जो भी है इंदिरा गांधी के समय पे वो पोएम लिखते थे, क्या नाम है उनका, मुझे नाम याद नहीं आ रहा है। वो कहते थे कि दाल भात तब तक पेट भर के नहीं खाएंगे तब तक हम खुशी के कोई गीत न गाएंगे। मतलब जब तक पेट नहीं भरा है पूरे तरीके से तो व्यक्ति जो है कहाँ से विचारों की बात करेगा। तो सबसे प्रायोरिटी तो जीवन है, और जीवन के लिए सबसे जरूरी है, जीवन को जिंदा रखने के लिए क्वालिटेटिव फूड, और क्वालिटेटिव फूड के लिए जरूरी है बढ़िया वेतन, बढ़िया सैलरी। तो जब उच्च वेतन मिलेगा तो व्यक्ति ऑब्वियस बात है कि वहां शिफ्ट हो जाएगा या वहीं रहने का प्रयास करेगा। नीतिगत कारक इसके जो बहुत सारे हैं, अनेक देश भारतीय पेशेवरों का उनके विविध कौशल के कारण स्वागत करते हैं। यहाँ पे हम एक चीज और कह सकते हैं कि भारत में जो है शिक्षा में इंग्लिश चलती है, और जब इंग्लिश चलेगी तो भारत जो है इंग्लिश के कारण जो है चाइना वगैरह वगैरह से ज्यादा जो है स्किलफुल हो जाता है, या फिर ज्यादा काम का हो जाता है। तो ये जो अति एक उसका पुल फैक्टर का कारण बनता है। बेहतर जीवन स्तर है वहां पे, अंग्रेजी भाषी वातावरण जिसकी मैं बात कर रहा था, अनुकूल अप्रवासन माइग्रेशन नीतियां जो कुल कुशल पेशेवरों के लिए वीजा ग्रीन कार्ड वगैरह वगैरह ये जो है चलता है। हालांकि यूएसए के अभी जो होनहार राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने जो है चीजें बहुत सारी इधर उधर करी हैं, पर फिर भी ये एक अपने आप में जो है माइग्रेशन की नीतियां हैं। उदाहरण के लिए स्कैंडिनेविया देशों में वृद्धि जनसंख्या आधुनिक होने के कारण कुछ देश क्षेत्रों में अप्रवासियों के लिए अवसर खोल रहे हैं। कारण क्या है कि स्कैंडिनेवियन जो कंट्री है, स्कैंडिनेविया कंट्री आपको पता ही होगा, स्कैंडिनेविया जहाँ पर्वत है, यूरोप का ऊपर वाला हिस्सा आप समझिए, उत्तर सागर से लगता हुआ, उत्तरी सागर से लगता हुआ। तो स्कैंडिनेवियन जो कंट्री है वहां पे वृद्ध जनसंख्या अधिक होने के कारण जो ग्रामीण क्षेत्र है वहां पे क्या हो रहा है कि गांव खाली हो रहे हैं, जनसंख्या शहरों में शिफ्ट हो रही है, और गांव में रहने के लिए जनसंख्या नहीं है, डिपेंडेंट जनसंख्या ज्यादा हो रही है। अब तो वो क्या कर रहे हैं कि जो है बाहर से लोग आ जाएं ताकि यहाँ रहें, और जब वो वहां रहें तो जनसंख्या उनकी बढ़ जाए, क्योंकि जब काम करने के लिए लोग ही नहीं रहेंगे तो जीडीपी किस काम की, कुछ नहीं। तो अब देखो लोग हैं, मतलब पैसा है लेकिन लोग नहीं है, और लोग नहीं है तो वो भी अपने आप में एक समस्या। और भारत के लिए एक अवसर के रूप में 142 करोड़ जनसंख्या का
हमारे पास गुबार है। ठीक है दोस्तों, तो ये अपने आप में एक मुद्दा है। आगे देखिए इसका इम्पैक्ट क्या है भारत पे, ये जरा समझने की बात है कि अगर भारत से प्रतिभा पलायन हो जाएगी, अगर बुद्धिजीवी लोग भारत से चले जाएंगे या फिर भारत के जो पढ़े लिखे लोग अगर भारत से चले जाएंगे तो उस पर भारत पे क्या असर पड़ेगा उसका, ये देखिए सोचने की बात है। इसमें हम थोड़ा सिलेबस अप्रोच से जो है जाएंगे, 4-5-10 पॉइंट, मतलब 4-5 पॉइंट मेरे हिसाब से 6 पॉइंट्स मैक्स टू मैक्स हमको चाहिए चीज़ों को बस समझाने के लिए। 250 शब्द के प्रश्न में आपको मुश्किल से मुश्किल 10 से 12 पॉइंट, 15 पॉइंट अगर आप लिख रहे हैं, 10 से 12 पॉइंट अगर आप लिख रहे हैं तो मोर देन सफिशियंट है अकॉर्डिंग टू मी, मेरे अनुसार। बाकी आप अपनी मतलब डिमांड के अनुसार समझें, क्योंकि देखो दोस्तों, आप जब सफल होंगे ना तो उसका श्रेय हर कोई लेने के लिए आएगा, मैं करते हुए, लेकिन डिसीजन जब आपका होगा वहां एग्जाम में, तो आपका लाइन में इधर होना है, आपका लिस्ट में आना ना आना केवल आपकी रणनीति पे डिसीजन डिसाइड होगा, और कोई भी आपकी असफलता का श्रेय लेने नहीं आएगा। वो आप तब अकेले होंगे जब आप असफल होंगे। तो बहुत जरूरी है आप अपनी बौद्धिकता से निर्णय लें, हर बात को समझें, और जितना ज्यादा आप खुद को निखारेंगे उतना ज्यादा बेहतर होगा आपके भविष्य के लिए, आपके अपने जीवन के लिए और आप पे निर्भर लोगों के लिए। हम तो बस आपके साथ यूं ही चल पड़े हैं कुछ कदम, ताकि आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचा सकें। सिर्फ इतना ही उद्देश्य है हमारा और इतना ही रोल है हमारा आपके जीवन में। बाकी आप मेरे लिए या किसी भी व्यक्ति के लिए एक नंबर हो सकते हैं, 1 2 3 4 5, लेकिन आप अपने लिए पूरी जिंदगी हैं। तो ये बहुत सोचने की बात है। तो हर निर्णय बहुत सोच समझ के लें। वक्त जा रहा है, अपनी गति से दौड़ रहा है, और पैसा जा रहा है, आपकी एनर्जी जो जा रही है, आप प्रति सेकंड मौत के मुंह में बढ़ते जा रहे हैं। जीवन का अंतिम लक्ष्य मृत्यु ही है। तो प्रति सेकंड आप जो बढ़ते जा रहे हैं, तो वक्त की नजाकत को समझिए और उस नजाकत को समझते हुए आगे बढ़िए। यही मेरा आपसे कहना है, निवेदन है, विनती है, प्रार्थना है, जिन शब्दों में आप समझ सकें वो है। तो हम भारत में जो प्रतिभा पलायन हो रहा है, भारत से जो लोग बाहर जा रहे हैं, जो बुद्धिजीवी लोग भारत से बाहर जा रहे हैं, जो प्रतिभा भारत से बाहर जा रही है, उसका क्या कारण है दोस्तों, इसे समझते हैं। टूटे हुए परिवार, त्यागे हुए माता पिता। देखिए पंजाब में जो है ये स्थिति है, नॉर्थ के साउथ के स्टेटों में ये स्थिति है कि जो है ज़्यादातर जो पढ़े लिखे बच्चे हैं वो चले गए। अब माँ बाप जो है वहाँ पे अकेले रह गए हैं, वो जो है अपने आप में एक समस्या है। तो ये टूटे परिवार का जो यहाँ पे आप पंजाब का एग्जाम्पल दे सकते हैं, पंजाब या साउथ के स्टेट किसी का भी, केरला वगैरह का। आप मानव संसाधन की कमी, भारत स्वास्थ्य कर्मियों का एक प्रमुख निर्यातक रहा है, जिसके कारण नर्सों और डॉक्टरों की भारत में कमी हो गई है। मैंने बताया था उस दिन डेटा पे कि देखिए भारत में इतने % डॉक्टरों की जो है कमी है, नर्सों की जो है कमी है भारत में, जबकि दुनिया का स्वास्थ्य जो है मतलब अमेरिका से पता नहीं कितने देशों से भारत में इलाज कराने के लिए आते हैं लोग, सस्ता है। और आप देखिए कि भारत एक चीज में अच्छा कर रहा है, 1:816 डॉक्टर भारत में हैं। मतलब इतनी जनसंख्या पे इतनी उस पे भारत डॉक्टर जो है 816, लेकिन WHO ने कितना रिकमेंड करा है, WHO ने रिकमेंड करा है दोस्तों आपका 1 पे 1000 होनी चाहिए, हमारा क्या है 816। तो हम यहाँ बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि ये सारे लोग बाहर जा रहे हैं तो हमारे यहाँ भी कमी होती है। सर्टिफाइड डॉक्टर हमारे यहाँ कम है। ठीक है, ऋण चक्र, 80% शिक्षा ऋण निजी घरों को गिरवी रख कर लिए जाते हैं। अब निजी घर अगर गिरवी रख दिया तो क्या होगा, उसके लिए एक अच्छा वेतन तो चाहिए होगा, अच्छी सैलरी तो चाहिए होगी। जब अच्छी सैलरी मिलने लगी तो धीरे धीरे लोग वहीं शिफ्ट हो गए। जब लोग वहीं शिफ्ट हो गए तो फिर समस्या तो मतलब आनी ही है। आगे शिक्षा की गुणवत्ता में गिरावट है। हमारे यहाँ वो शिक्षा नहीं है जो होनी चाहिए। अब जैसे कोई व्यक्ति बाहर शिफ्ट हो गया, अब बाहर शिफ्ट हो गया, उसके बच्चे अगर वहां पढ़ रहे हैं और वो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा अगर वो भारत में वापस आने की भी सोचता है, तो किस बेस पे वो सोचे कि जब शिक्षा ही उस लेवल की नहीं है जिस लेवल की वहां पे है, तो फिर वो शायद उस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं सोच पाता जिस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना चाहिए। आगे हमारे देश में राजस्व की जो कमी है, टैक्स तो है ही, हम कहाँ खर्च कर पाते हैं उतना शिक्षा पे, रोजगार पे, इन सब चीजों पे। मान्यता का नुकसान जो है, आप यहाँ पे मतलब देखो, मैं ये
क्योंकि पहले बता चुका हूँ शिक्षा की गुणवत्ता में गिरावट है। आप इसका पॉइंट मैंने पहले बताया है, 50-55% ड्रॉप आउट है, या हमारे पास अवसंरचना की कमी है, शिक्षकों की कमी है, तो ये आप वहाँ पॉइंट डाल सकते हैं। मैं यहाँ पे शिक्षा की गुणवत्ता के लिए आप कह सकते हैं कि जो है 50% विद्यालयों में क्या है, इंटरनेट की सुविधा है या इंटरनेट सुविधा नहीं है। आप जैसे नेगेटिव पॉइंट इसका लिखना चाह रहे हैं तो इंटरनेट सुविधा नहीं है, इस तरीके से आप लिख सकते हैं। ठीक है, आगे शौचालय नहीं है भारत में इतने, ठीक है, उसे आप लिख सकते हैं। टैक्स की कमी है, जीडीपी हम 4.1% खर्च कर रहे हैं, क्योंकि मैं पहले बता चुका हूँ, सारे डेटा पे मैं चर्चा कर चुका हूँ, इवन कुछ कुछ डेटा पे मैं 2-2 बार चर्चा कर चुका हूँ। वही आप इतना ही याद रखें, इस्तेमाल बार 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 उसी बेस पे करेंगे, क्योंकि एजुकेशन से अगर सवाल आएगा तो एक आएगा, ज़्यादा से ज़्यादा 2 आ जाएंगे, और 2 के लिए मैंने सफिशियंट डाटा आपको दे रखा है। ठीक है, मान्यता का नुकसान, भारत को प्रतिभाओं की उपलब्धियों का श्रेय एवं संभावित आर्थिक लाभ दोनों का नुकसान होता है। तो ये भी है, पहले हम ये कहते थे कि भैया, मैं इससे अलग बता रहा हूँ कि समुद्र पार नहीं जाना है, धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। गांधी जी ने अपनी जो आत्मकथा है उसमें इस पर बड़े अच्छे से चर्चा की है कि किस तरीके से लोगों ने उन्हें जाति से निकाल दिया, धर्म से निकाल दिया। तो जो है तो आप देखेंगे तकनीकी निर्भरता में वृद्धि, आयात एवं प्रौद्योगिकी हस्तांतरण पर अधिक निर्भरता हो जाती है। अब देखिए, जब लोग बाहर चले गए तो हम मतलब टेक्नोलॉजी पे ना, मतलब क्योंकि चीज़ों को हम बाहर से मंगा रहे हैं, और बाहर से मंगा रहे हैं तो ये थोड़ा सा देश में जो जा चुका है उसके लिए फिर वो चीज़ें अपनी हो जाती हैं। देश के लिए वो चीज़ें, अगर मान के चलो वो आना चाहता है और वो वहाँ ऐसा काम कर रहा है जो देश में भी करना चाहता है, लेकिन अब वो चीज़ें उसके लिए इम्पोर्ट के बेस पे डिपेंड हो जाएंगी, और जब वो उसके इम्पोर्ट के बेस पे डिपेंड हो जाएंगी तो प्रॉब्लम क्रिएट होगी। मैं ऐसा कहना चाह रहा हूँ कि कोई मान के चलिए व्यक्ति जो भारत से बाहर चला गया, वो देश प्रेम के कारण किसी भी कारणवश भारत में आना भी चाहता है, तो जो वो काम वहाँ कर रहा है, अपना बिजनेस वो यहाँ सेटअप करना चाहता है, तो उसके लिए वो मशीन, सामग्री वगैरह वगैरह वो हर चीज़ बाहर से इंपोर्ट करेगा, जिस देश में से वो आया है, जहाँ से भी वो इंपोर्ट पॉसिबल है। तो ये अपने आप में एक समस्या हो जाएगी अगर वो लौटना भी चाहता है। तो ये वाली बात मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। आगे राजनीतिक तौर पे हम बात करें, जनसांख्यिकी के ऊपर प्रभाव पड़ता ही है उसका। मतदाता आधार, राजनीतिक भागीदारी में कमी, राजनीतिक भागीदारी में कमी की यदि मैं बात करूँ तो आप यहाँ पे कह सकते हैं कि पीपल पार्टिसिपेशन इंडिया में कितना है, 65% है। हमारे यहाँ पे मतदाता जो है कितने जागरूक हैं, जागरूक मतदाता जो वोट डालते हैं वो कितने हैं, 65% है। या फिर महिलाओं की जो है, महिला हमारे यहाँ पे 13.4% महिला जो है इसमें है, 13.6% महिला जो है लोकसभा 18 में जो आई है, मतलब सांसद हैं। तो हमारे यहाँ पे ये जो है कमी है, तो इसको देखने की आवश्यकता है। आगे देखिए, हमने क्या किया कि इतनी सारी समस्याओं को टैकल करने के लिए कुछ योजनाएं भी हमने शुरू की हैं। रामानुजन फेलोशिप हमने जो है शुरू की, ठीक है। वज्र फैकल्टी योजना हमने जो है शुरू की, ठीक है दोस्तों। ये आप एग्जाम्पल में लिख सकते हैं। विजिटिंग एडवांस्ड जॉइंट रिसर्च हमने जो शुरू की है। विज्ञान में परिवर्तनकारी उन्नत अनुसंधान के लिए हमने योजना शुरू की, स्टार्स योजना है, ठीक है। आप जो है रामानुजन फेलोशिप, फैकल्टी, ये जो है वज्र फैकल्टी योजना और स्टार्स योजना जो है, इसका आप अच्छे से याद रख सकते हैं। वैभव शिखर सम्मेलन हमने जो है शुरू किया। रामलिंग स्वामी पुनर्प्रवेश फेलोशिप हमने जो है शुरू की। तो इससे हमें क्या मतलब, इसका उद्देश्य हमारा ये था कि किसी भी तरीके से जो है लोगों को हम सहायता दे सकें। जब हम उन्हें सहायता देंगे तो चीज़ें जो है उनके लिए अच्छी हो जाएंगी। जो फंड की कमी उनको जो हो रही है, जो बाहर से वो गिरवी रख के चीज़ें जो ले रहे हैं, प्राइवेट संपत्ति या किसी भी चीज़ को, जिससे उन पर कर्ज का बोझ जो बन रहा है वो कम हो जाएगा। आगे ये सब चीज़ें हमने की। अब वे फॉरवर्ड पे हम बात करेंगे तो क्या है, हमें भैया शिक्षा पे निवेश क्या करना चाहिए, बढ़ाना चाहिए, और रिसर्च एंड डेवलपमेंट में हमें निवेश बढ़ाना चाहिए। अवसंरचना हमें जो अच्छी करनी चाहिए, ठीक है। भारत में जो हालांकि हमने अच्छा किया है, लेकिन और विश्वविद्यालयों की जो कमी है, टीचर्स की जो कमी है, अच्छी फैकल्टी की जो कमी है, वो हमको जो सुधार करना चाहिए। सीमा पार गतिशीलता, क्रॉस बॉर्डर मोबिलिटी जो है उस पर हमें ध्यान देना चाहिए। वेतन बढ़ाने पे हमें जो काम करना चाहिए। वेतन कब बढ़ेगा, जब जीडीपी बढ़ेगी। जीडीपी कब बढ़ेगी, जब हम R&D पे, रिसर्च पे जब हम फोकस करेंगे, तब हमारे यहाँ जो है वेतन हम बढ़ा पाएंगे, ठीक है। अनुकूलता उनको देनी होगी। आगे प्रतिभा साझा करने में चक्रीय प्रवासन, टैलेंट शेयरिंग, हमने हालांकि टेली मेडिसिन वगैरह वगैरह चीज़ों पे हमने जो है काम किया है कि बाहर से चीज़ें सीखना। हमने क्या किया है, जॉइंट कोलेब्रेशन शुरू किया है। जो फेमस फेमस यूनिवर्सिटी हैं, आप यहाँ लिख सकते हैं, कहीं है क्या,
आप यहाँ लिख सकते हैं जॉइंट कोलेबोरेशन हमने शुरू किया है ताकि जो वैश्विक विश्वविद्यालय हैं, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत सारे बच्चे जो है विदेश में पढ़ने चले जाते हैं, जब वो विदेश में पढ़ने चले जाते हैं तो वहीं की सुविधा के अनुसार वहाँ के हो जाते हैं। तो उसके लिए भी हमें जो काम करना चाहिए, जॉइंट जो बढ़िया बढ़िया यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके साथ जॉइंट वेंचर इंडिया में स्थापित करनी चाहिए, जो हम कर रहे हैं और उसमें अच्छा हम कर सकते हैं। कर सुधार, टैक्स रिफॉर्म पे हमें जो काम करना चाहिए, उच्च कौशल के जो पेशेवर हैं उनको रोकने के लिए हमें जो है इस पे काम करना चाहिए। ठीक है, आगे अल्प रोजगार हमसे निपटना होगा। हमें योग्य युवाओं के लिए कौशल के अनुरूप रोजगार अवसर बढ़ाना, रोजगार के अवसरों में जो हमें वृद्धि करनी होगी। अनएम्प्लॉयमेंट का जो भारत में मुद्दा है उसको जो हमें सॉल्व करना होगा। अगर हम सर्वोत्तम प्रथाओं की बात करें तो चीन ने यहाँ पे बहुत अच्छा किया है। घर लौटने वाले वैज्ञानिकों को आवास लाभ एवं टैक्स में छूट जो है दी है चीन ने। ठीक है, क्योंकि ये तो चीन भी झेल रहा है। आगे हम देखेंगे 1000 टैलेंट प्रोग्राम के माध्यम से विश्व के शीर्ष शोधकर्ताओं को उच्च वेतन एवं उत्कूट, जैसे हमारे यहाँ पे ट्रंप ने H1B1 वीजा के लिए जब प्रोमोगेट की थी तो सबसे पहले चीन ने ग्रीन वीजा लगाया था कि भाई हमारे यहाँ आ जाओ, हम तुम्हें देंगे, क्योंकि टैलेंट की तो वैल्यू हर जगह है। तो यहाँ पे चीन ने ऐसा किया था, 1000 टैलेंट प्रोग्राम चीन ने खुद के लिए चलाया था। जर्मनी में जो जर्मन एकेडमिक एक्सचेंज सर्विस जो शुरू की थी, अंतर्गत पुनः एकीकरण री एंट्री फेलोशिप जो प्रदान की जाती है, डार्ट करके ये योजना है जर्मनी में। तो योग्य भारत के निर्माण के लिए प्रतिभाओं का संरक्षण अनिवार्य है, ये मैंने ऐसे ही लिखा, आप देख लेंगे दोस्तों। अब देखिए, हम सबसे पहले जो हमने चीज़ें आपके लिए छोड़ दी थी, हाँ, शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो पिएगा वही दहाड़ेगा। मुझे ऐसी उम्मीद थी, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में बताया था कुछ बच्चों ने कमेंट किया ही होगा। अब मैं देखूंगा कि किस किस ने कमेंट किया और कितने बजे किया है, मतलब जैसे वो, मतलब यहाँ पे ये पता चलेगा मुझे कि इतने टाइम पे वीडियो शुरू करने के इतने टाइम उसने जो है कमेंट किया है, तो मुझे पता चलेगा कि हाँ देखो बच्चे पढ़ रहे थे और इनको चीज़ें पता हैं, जागरूक हैं, जिंदा दिमाग है। तो ये जो है शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो पिएगा वही दाढ़ेगा, ये हमारे भारत के शिल्पकार जिसे हम कह सकते हैं, जिन्होंने संविधान लिखा, बाबा साहेब B.R. अम्बेडकर ने ये जो कहा था, ये अम्बेडकर साहब ने कहा था, ये आपके लिए, मतलब मैंने एक टास्क दिया था जो आपने कंप्लीट किया। दोस्तों, आज हमने सोशल जस्टिस की जो क्लास थी उसमें एजुकेशन टॉपिक को समाप्त किया है। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा, और मुझे खुशी है इस बात की कि आप अंत तक बने रहे। और साथ ही साथ मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आप जो ये चैनल है, जो प्यार है, अच्छे अच्छे कमेंट्स हैं, वो आप मुझे देंगे। और एक आगे हम शुरू करेंगे एक नई कक्षा के साथ, नई क्लास के साथ, नई एनर्जी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद अंत तक बने रहने के लिए।